हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1071। इस प्रक्रिया के दौरान वह बाहर खतरे में पड़ गई और साहिल ने उसे बचाया। मिल्की वे इतनी बड़ी थी। साहिल की मुलाकात प्लेनेट रॉयल से चुपके से बाहर निकली राजकुमारी एस्ट्रिड से कैसे हो गई और यहाँ तक कि वह उसे इतना पसंद कैसे करने लगी। कई लोग इस बात पर ईर्ष्या कर रहे थे। साहिल ने इस बारे में सोचा, यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। इनमें से कई बाउंटी हंटर्स बाहर खोजबीन कर रहे थे और उन्हें कुछ अजीब और कीमती चीजें जमा करनी चाहिए थीं। वह उनसे उन सभी को बाहर निकालने के लिए कह सकता था और फिर निजी तौर पर उनके लिए एक बड़ी राशि का भुगतान कर सकता था। साथ ही वह उन्हें सटीक कीमत उजागर न करने का निर्देश दे सकता था, क्योंकि अन्यथा महामहिम राजकुमारी बाद में मामले की जांच करेंगी और उन्हें जो मिला है उसे वापस करने के लिए मजबूर करेंगी। ऐसा करने से ये बाउंटी हंटर्स निश्चित रूप से अपना मुंह बंद रखेंगे और इतना बड़ा लाभ मिलने के बाद खुद को उजागर नहीं करेंगे। उस तरह वह कम समय में बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता था और बहुत सारे लेविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। वह एक ही झटके में अपने वर्तमान रैंक को तोड़ सकता था और सीधे इन्फिनिटी रैंक पर जा सकता था। तब तक उसे मिल्की वे में एक दिग्गज माना जाएगा। एक बार जब वह ग्रैंड मास्टर टिफिन का ख्याल रख लेगा तो वह पृथ्वी पर संकट को हल कर देगा। कितना अच्छा विचार है, साहिल ने मन ही मन सोचा। निर्णय लेने के बाद साहिल ने पूछा, आप सभी बाउंटी हंटर समुदाय में विशिष्ट हैं, इसलिए आपने कई अज्ञात स्थानों की खोज की होगी, है ना? समूह के कप्तान हैरान थे कि साहिल ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। हालांकि फ्लोरियन ने जवाब दिया, साहिल, बाउंटी हंटर्स न केवल साम्राज्य को वांछित अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं, बल्कि हम कभी कभी गैलेक्सी बीस्ट्स का शिकार करने और उच्च पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बाहर भी जाते हैं। मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे अजीब चीज़ों का अध्ययन करना पसंद है। यदि आपको अज्ञात की खोज करते समय कुछ ऐसा मिलता है जिससे आप अपरिचित हैं और जिसका आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, तो मुझे आशा है कि मैं उन्हें उच्च कीमत पर खरीद सकता हूं, साहिल ने कहा। समझ गया। कप्तानों ने राहत की सांस ली। साहिल द्वारा अपना अनुरोध बताने के बाद वे ठीक थे। उन्होंने उच्च कीमत वाले हिस्से को स्वतः ही अनदेखा कर दिया। राजकुमारी एस्ट्रिड ने कुछ कहा था, इसलिए उन्होंने साहिल से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। इन वर्षों में जब वे बाहर थे, उन्हें वास्तव में कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिनका उद्देश्य उन्हें पता नहीं था। वे साहिल को मूर्ख बनाने के लिए उनमें से कुछ की पेशकश कर सकते थे। हमें पिछले कुछ वर्षों में अज्ञात उपयोग की कुछ वस्तुएं मिली हैं। चूंकि आप उन्हें पसंद करते हैं, क्या आप हमें अपना पता बता सकते हैं? जब हम वापस जाएंगे तो हम तुरंत वे वस्तुएं आपको भेज देंगे। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। जहां तक पते की बात है, बस उन्हें ब्लू स्टार भेज दें, साहिल ने खुशी से उत्तर दिया। ब्लू स्टार वह ग्रह था जहां मिया का परिवार रहता था। हालांकि ब्लू स्टार पर अन्य ग्रहों की तरह किसी बड़े परिवार या बड़ी शक्ति का शासन नहीं था। इसके बजाय इस पर कई छोटी शक्तियों का वर्चस्व था, इसलिए ये थोड़ा अराजक लग रहा था। कॉनकॉर्ड परिवार ब्लू स्टार पर शीर्ष 10 शक्तियों में भी नहीं था। ठीक है, हमारे लौटने के बाद हम तुरंत किसी से चीजें ब्लू स्टार भेजने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ये तय हो गया। साहिल के ऐसा कहने के बाद वह अन्य लाखों बाउंटी हंटर्स की ओर चिल्लाया, यदि आपके पास कोई अज्ञात या अजीब चीजें हैं तो आप उन सभी को ब्लू स्टार भेज सकते हैं। मैं उन्हें उच्च कीमत पर खरीदूंगा। मैं आपको बेकार में यात्रा नहीं करने दूंगा। क्या आपने वह सुना? सभी अपरिचित चीजें ब्लू स्टार भेजें, एस्ट्रिड ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, चिंता न करें महामहिम, हम वैसा ही करेंगे जैसा साहिल ने कहा, लाखों लोगों ने कहा। हालांकि उनकी आवाजें थोड़ी अराजक लग रही थीं। मूल रूप से उन्होंने राजकुमारी से चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि वे वैसा ही करेंगे जैसा साहिल ने कहा था। अध्याय 1072। उसका काम यहाँ मूल रूप से हो गया था और एस्ट्रिड जानती थी कि अब अलग होने का समय आ गया है। वह चाहती थी कि साहिल उसके साथ प्लेनेट रॉयल वापस चले। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि साहिल अभी लौटा था और उसके पास अभी भी बहुत सारे काम थे, इसलिए एस्ट्रिड बहुत स्वार्थी नहीं हो सकती थी। साहिल, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए प्लेनेट रॉयल आना होगा, एस्ट्रिड ने साहिल की ओर देखा और हिचकिचाहट के साथ कहा। बिल्कुल, चिंता न करें महामहिम, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, साहिल ने आश्वासन दिया। हालांकि एस्ट्रिड का चेहरा देखने के बाद उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह प्लेनेट रॉयल नहीं जा सकता था। राजकुमारी एस्ट्रिड स्पष्ट रूप से उसमें दिलचस्पी रखती थी। यदि वह प्लेनेट रॉयल जाता तो क्या वह खुद जाल में नहीं फंस जाता? हालांकि दूसरों के लिए राजकुमारी एस्ट्रिड का उन्हें पसंद करना एक ऐसा आशीर्वाद था जो कई जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। दुर्भाग्य से साहिल यह नहीं चाहता था। उसने अभी तक अपनी महिलाओं की समस्या नहीं सुलझाई थी। वह राजकुमारी एस्ट्रिड को उकसा नहीं सकता था, अन्यथा वह केवल अपने लिए और अधिक परेशानी लाएगा। ठीक है, मैं पहले चलती हूँ। अलविदा साहिल। अलविदा मी, मेरा मतलब है डांस फेरी। मैं प्लेनेट रॉयल में तुम्हारा इंतजार करूंगी।
अगर तुम नहीं आए तो मैं चुपके से तुम्हारे पास आ जाऊंगी, एस्ट्रिड ने धीरे से धमकी दी। वह नहीं जानती थी कि इन दिनों वह साहिल के साथ इतनी खुश क्यों थी। वह चाहती थी कि यह जारी रहे ताकि वह हर दिन साहिल को देख सके। यह अफसोस की बात थी कि वह अपनी स्थिति के कारण मिया की तरह सब कुछ छोड़कर साहिल के पीछे नहीं जा सकती थी। एस्ट्रिड राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती थी, और यह कुछ ऐसा भी नहीं था जिसे वह चाहकर भी छोड़ सकती थी। यदि उसने ऐसा किया तो उसके माता पिता कितने दुखी होंगे। वही उसके भाइयों के लिए भी था जिन्होंने उसे बचपन से ही लाड प्यार दिया था। इसके अलावा उन्हें छोड़कर एस्ट्रिड भी दुखी होगी। काश साहिल हर समय प्लेनेट रॉयल में रह पाता। इस क्षण राजकुमारी एस्ट्रिड वास्तव में मिया से थोड़ा ईर्ष्या कर रही थी। वह जो चाहे कर सकती थी और अन्य चीजों की चिंता नहीं कर सकती थी। कृपया ऐसा न करें महामहिम, आप इस बार प्लेनेट रॉयल से चुपके से बाहर निकलने के कारण पहले ही खतरे का सामना कर चुकी हैं। ऐसा दोबारा न करें, हम आपसे मिलने प्लेनेट रॉयल आएंगे, साहिल ने जल्दी से समझाया। वह इस बात से डरा हुआ था कि यह लड़की फिर से चुपके से बाहर निकल जाएगी। क्या होगा अगर सम्राट ने दावा किया कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसे बेच दिया? जब ऐसा हुआ, वह सम्राट को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसके लिए बचना मुश्किल हो सकता था। ठीक है, तो ये तय हो गया। मैं पहले जाऊंगी, आप लोग अपना काम जल्दी खत्म करें और फिर मुझे ढूंढने के लिए प्लेनेट रॉयल आएं, एस्ट्रिड ने कहा। बिल्कुल, अलविदा महामहिम, साहिल ने कहा। अलविदा महामहिम, मिया ने भी उसका अनुसरण किया। एस्ट्रिड ने साहिल को एक हिचकिचाहट भरी नजर दी, फिर मुड़ी और कहा, एटलस चलो चलते हैं। फिर वह बार्लो शब्द से उकेरे गए लग्जरी स्पेसशिप की ओर बढ़ी। जी हाँ महामहिम, एटलस के बोलने के बाद वह एस्ट्रिड के पीछे चल दिया। जाने से पहले उसने साहिल को एक गहरी नजर दी। यह अज्ञात था कि क्या ये साहिल के राजकुमारी एस्ट्रिड के साथ संबंधों के कारण था या इसलिए कि उसने साहिल के कुछ अज्ञात रहस्य देखे थे। इसी समय सुश्री मैड्रिगल और एमरल्ड ने भी शानदार जहाज में प्रवेश किया। विदाई महामहिम, विदाई महामहिम, विदाई महामहिम। विदाई के बीच भीड़ के सामने से लग्जरी स्पेसशिप गायब हो गया। साहिल, हमें भी अब वापस जाना चाहिए। चिंता न करें, हम आपका सामान बहुत जल्द ब्लू स्टार भेज देंगे, फ्लोरियन ने शिष्टता से कहा। आप सभी का धन्यवाद, साहिल ने उत्तर दिया। आप बहुत विनम्र हैं। बाउंटी हंटर समूहों के कप्तानों ने साहिल की ओर देखा और अपने गैलेक्सी युद्धपोतों की ओर वापस जाने के लिए मुड़े। फिर वे चले गए। अन्य लाखों बाउंटी हंटर्स भी एक एक करके चले गए। अध्याय 1073। हालांकि सभी को साहिल याद था। अगली बार जब वे उससे मिलेंगे तो वे उसके प्रति बहुत विनम्र होंगे। राजकुमारी एस्ट्रिड के व्यवहार को देखते हुए साहिल भविष्य में उसका पति बन सकता है। आखिरकार सम्राट राजकुमारी एस्ट्रिड को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे राजकुमारी द्वारा जिद की गई किसी भी चीज को ना नहीं कहेंगे। बाउंटी हंटर्स के धीरे धीरे चले जाने के बाद साहिल अपने पीछे मिया से कहने के लिए मुड़ा, मिया चलो चलते हैं। ठीक है मास्टर साहिल। वे दोनों ऑक्टागन में वापस आ गए और रॉयल रीजन में ब्लू स्टार की ओर चल दिए। ब्लू स्टार रॉयल रीजन के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक रहने योग्य ग्रह था। पृथ्वी की स्थिति के समान दर्जनों छोटी शक्तियों ने संयुक्त रूप से इसे नियंत्रित किया। मिया का परिवार, कॉनकॉर्ड परिवार, उनमें से एक था। हालांकि कॉनकॉर्ड परिवार ब्लू स्टार में शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए वे केवल एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे जो बहुत समृद्ध नहीं था। मिया द्वारा बाहर अपना नाम बनाने और इन वर्षों में कुछ बड़े लोगों से मिलने के बाद ही उसका परिवार धीरे धीरे ऊपर उठ सका। उस समय कॉनकॉर्ड परिवार ब्लू स्टार के सबसे निचले रैंक पर था। भले ही वे अभी बहुत शक्तिशाली नहीं थे, वे पहले की तुलना में बहुत बेहतर थे, और मिया के कारण कॉनकॉर्ड परिवार अब ब्लू स्टार में एक विशेष शक्ति थी जिसे कोई भी उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार मिया मिल्की वे की 4 परियों में से एक थी। वह बहुत सारे बड़े लोगों को जानती थी। यदि वह भविष्य में किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ जाती तो रॉयल रीजन के बाहर इस घटिया ग्रह की कोई भी शक्ति उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसलिए भले ही अन्य शक्तियां ब्लू स्टार में मौत की लड़ाई लड़ रही हों, फिर भी वे कॉनकॉर्ड परिवार को शामिल नहीं करेंगे। यदि कॉनकॉर्ड परिवार कमजोर नहीं था तो वे मिया पर भरोसा करते हुए ऊपर उठना जारी रख सकते थे। अभी पूरा परिवार मिया के फैसले का इंतजार कर रहा था। यदि वह अपने समर्थन के रूप में किसी मजबूत व्यक्ति को चुनती है और उससे शादी करती है तो कॉनकॉर्ड परिवार इस समर्थन की मदद से ऊपर उठेगा। फिर 1 साल के विकास के बाद वे नंबर 1 शक्ति भी बन सकते हैं और ब्लू स्टार को नियंत्रित कर सकते हैं। यही कॉनकॉर्ड परिवार की अपेक्षा थी। वे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उनका परिवार पूरे ब्लू स्टार को नियंत्रित कर सके, और मिया इस लक्ष्य के लिए उनकी सबसे बड़ी आशा थी। इसलिए कॉनकॉर्ड परिवार को अभी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले मिया की अनुमति की आवश्यकता होगी। मिया कॉनकॉर्ड परिवार की असली निर्णय लेने वाली थी। ब्लू स्टार में कॉनकॉर्ड निवास पर एक पारिवारिक बैठक आयोजित की जा रही थी।
हॉल के अंदर परिवार के मुखिया ट्रूमैन कॉनकॉर्ड और परिवार के मुख्य सदस्य सभी यहाँ थे। ट्रूमैन मिया के पिता थे। वह अपनी उत्कृष्ट बेटी मिया के कारण परिवार के मुखिया बन सके। यदि नहीं तो ट्रूमैन को परिवार का मुखिया बनने का मौका नहीं मिलता। ये सब मिया की बदौलत था कि कॉनकॉर्ड परिवार आज जो कुछ भी है वह पाने में सक्षम हुआ। बेशक यह उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा नहीं थी। वे अभी भी ब्लू स्टार की नंबर 1 शक्ति बनने और पूरे ग्रह को नियंत्रित करने के लिए मिया पर भरोसा करना चाहते थे। हालांकि हॉल में हवा थोड़ी भारी थी। सभी मुख्य सदस्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे पहले की तरह बेफिक्र नहीं थे। हर कोई किसी भी हालिया अपडेट की रिपोर्ट करें, ट्रूमैन ने कहा। ट्रूमैन, कोई हाल ही में परिवार के उद्योगों को दबा रहा है और हम भारी नुकसान उठा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ गलत जरूर है, मिया के तीसरे चाचा बास्टियन कॉनकॉर्ड ने खड़े होकर कहा। हाँ ट्रूमैन, पिछले कुछ दिनों में दमन और भी बदतर होता जा रहा है। इसके कारण हमारे लगभग सभी उद्योग ठप हो गए हैं। यदि हम कोई योजना नहीं बनाते हैं और इसे नहीं रोकते हैं तो पिछले वर्षों की हमारी सारी मेहनत जल्द ही बेकार हो जाएगी। इस बार बोलने वाले व्यक्ति मिया के चौथे चाचा कैस्पियन कॉनकॉर्ड थे। अध्याय 1074। वाश, तुम्हारे काम पर कोई अपडेट? क्या तुमने पता लगाया है कि कॉनकॉर्ड परिवार को कौन निशाना बना रहा है? ट्रूमैन ने अपने दूसरे भाई वाश कॉनकॉर्ड की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। ट्रूमैन, कल मैंने जो जानकारी मांगी थी उसके अनुसार इस बार यह गैट्सबी परिवार होना चाहिए, वाश ने खड़े होकर कहा। क्या गैट्सबी परिवार? वाश के शब्दों ने सीधे कमरे में कॉनकॉर्ड परिवार के मुख्य सदस्यों के बीच एक विस्मय पैदा कर दिया। सबने गहरी सांस ली। गैट्सबी परिवार ब्लू स्टार पर नंबर 1 परिवार था। वे शक्तिशाली थे, तो वे कॉनकॉर्ड परिवार को क्यों दबाएंगे? हालांकि इन वर्षों में कॉनकॉर्ड परिवार ने अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाई थी। ये सब मिया की बदौलत था, लेकिन वे अभी भी गैट्सबी परिवार से बहुत दूर थे। इसके अलावा कॉनकॉर्ड परिवार हमेशा सावधान रहा था और कभी किसी परिवार को ठेस नहीं पहुंचाता था। उनके बीच कोई रंजिश ही नहीं थी। गैट्सबी परिवार द्वारा कॉनकॉर्ड परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं था। हैरान होने के साथ साथ कॉनकॉर्ड परिवार थोड़ा असमंजस में था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह गैट्सबी परिवार है? ट्रूमैन खड़े हुए और गंभीरता से पूछा। वे भी इस समय सदमे में थे। अगर यह गैट्सबी परिवार होता तो परेशानी होती। अपने परिवार की वर्तमान ताकत के साथ उनके पास गैट्सबी परिवार का विरोध करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था, जब तक मिया ब्लू स्टार के बाहर मदद नहीं मांगती। हालांकि गैट्सबी परिवार ब्लू स्टार के सबसे बड़े परिवार के रूप में ब्लू स्टार के संसाधनों और क्षेत्र के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा किए हुए था, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें नाराज नहीं करना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि यह वे ही हैं, वाश ने उत्तर दिया। यदि उसे विश्वास नहीं होता तो वह ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। वाश ने बहुत से लोगों से पूछा और यह जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। ये वास्तव में गैट्सबी परिवार ही था जो पीछे से उन्हें निशाना बना रहा था। जब ट्रूमैन ने यह सुना तो वह कुर्सी पर ऐसे गिर गए जैसे उनके शरीर की सारी ऊर्जा चूस ली गई हो। ओह नहीं, ये गैट्सबी परिवार है, मैं क्या करूं? ट्रूमैन, चलो मिया को इस बारे में बताते हैं। वह रॉयल रीजन में बहुत सारे बड़े लोगों को जानती है, इसलिए वही एकमात्र है जो अब हमारी मदद कर सकती है। यदि नहीं तो हम गैट्सबी परिवार का विरोध नहीं कर पाएंगे, बास्टियन ने कहा। हाँ लॉर्ड ट्रूमैन, चलो मिस मिया को इस बारे में बताते हैं। क्या वह हाल ही में किसी पार्टी में नहीं गई थी? वह निश्चित रूप से कुछ बड़े लोगों से मिली होगी। उससे उनमें से एक को यहाँ लाने के लिए कहें और फिर समस्या हल हो जाएगी, मुख्य सदस्यों में से एक ने जल्दी से कहा। आप इसे बहुत आसान बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को लाना आसान नहीं है। भले ही मिया उनमें से बहुतों को जानती हो, वह उन्हें केवल सतही स्तर पर जानती है, गहरे स्तर पर नहीं। साथ ही वे केवल इसलिए मदद करने नहीं आएंगे क्योंकि मिया उनसे पूछती है। इसलिए यही कारण है कि मैंने आपसे सावधान रहने के लिए कहा था। बड़े लोग केवल स्वार्थ के बारे में होते हैं और वे हमारी मदद तभी करेंगे जब उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके। ट्रूमैन ने आह भरी। वह अपनी बेटी के बारे में जानते थे। वह मिल्की वे की 4 परियों में से एक थी। भले ही वह आकर्षक दिखती थी, लेकिन वह उन बड़े लोगों के लिए केवल एक विदूषक थी। मिया ने इसके बारे में उनसे 1 से अधिक बार शिकायत की थी। उन बड़े लोगों का मनोरंजन करना बहुत कठिन था और उनके आसपास रहना थका देने वाला था। वे सभी उसका फायदा उठाना चाहते थे और उस पर हावी होना चाहते थे। ट्रूमैन केवल मिया को सांत्वना दे सकते थे। उन्होंने उसे एक उपयुक्त पुरुष खोजने के लिए कहा जिसे वह पसंद करती हो और उससे शादी कर ले। जब तक वह पुरुष बहुत बुरा नहीं था, तब तक इस विवाह के कारण ब्लू स्टार में उनके परिवार का जीवन बेहतर होगा। अध्याय 1075। जब कोई अप्रिय वातावरण में डूबा होता है तो उसके प्रभावित होने की संभावना होती है।
यदि मियाँ हमेशा बड़े लोगों के आसपास भटकती रहती तो अगर कोई कमीना उसके खिलाफ साजिश रचकर उसकी पवित्रता छीन लेता तो उसके लिए समर्थन पाना मुश्किल होता। हालांकि मियाँ को कभी कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। ट्रूमैन, हमें मियाँ को बताना होगा कि वह पारिवारिक आपातकाल को हल कर सकती है या नहीं। कोई बात नहीं, जब तक वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है हम उसे दोष नहीं देंगे। यदि यह संभव नहीं है तो हम वह सब कुछ छोड़ सकते हैं जो हमारे पास अभी है और अपने पुराने घर लौट सकते हैं। कोई बात नहीं अगर हम खेती करने वापस जाते हैं, वाश ने कहा। हाँ ट्रूमैन, हमें मियाँ से ये किसी भी कीमत पर नहीं छिपाना चाहिए। क्या होगा अगर वह परिवार को बर्बाद देखने के बाद लौटने पर आपको दोष दे? भले ही गैट्सबी परिवार शक्तिशाली हो, वे केवल ब्लू स्टार पर शक्तिशाली हैं। मियाँ इतने सालों से रॉयल रीजन में रह रही है, इसलिए वह इसे हल करने में सक्षम हो सकती है, कैस्पियन ने जोड़ा। मैं जानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मियाँ को नहीं जानते। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वह परिवार को बचाने के लिए सब कुछ करेगी और वह कुछ ऐसा भी कर सकती है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। मियाँ ने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, इसलिए मैं उसकी आशा की आखिरी किरण को नष्ट नहीं करना चाहता। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? ट्रूमैन ने परिवार के मुख्य सदस्यों की ओर देखा और कहा, वह न केवल परिवार के मुखिया थे बल्कि एक पिता भी थे। ट्रूमैन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। परिवार के मुख्य सदस्य मौन थे। बेशक वे जानते थे कि ट्रूमैन का क्या मतलब था। मियाँ को परिवार को बचाने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को लाना होगा ताकि वे गैट्सबी परिवार को रोक सकें। हालांकि किसी बड़े व्यक्ति को लाना आसान नहीं होगा। उन्हें लाने के लिए मियाँ को कुछ बलिदान करना होगा और कॉनकॉर्ड परिवार उसे वहन नहीं कर सकता था। लेकिन मियाँ कर सकती थी। मियाँ क्या दे सकती थी? उसका शरीर। मियाँ के पिता के रूप में ट्रूमैन स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी को यह चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि मियाँ अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कर सके। हालांकि हर कोई ट्रूमैन के विचार से सहमत नहीं था। परिवार के कुछ सदस्यों का मानना था कि चूंकि मियाँ एक महिला है इसलिए उसकी शादी आज नहीं तो कल होनी ही है। क्या किसी बड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए इस मौके का उपयोग करना अच्छा नहीं था? उस तरह वह परिवार की मदद कर सकती थी और परिवार की ताकत भी बढ़ा सकती थी। हालांकि उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल अपने मन में ही ऐसा सोच सके। ट्रूमैन, हम अशिष्ट और उतावले हो रहे थे। मियाँ ने परिवार के लिए बहुत योगदान दिया था और हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। तो अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं? गैट्सबी परिवार पूरे गुस्से में हमारे पास आ रहा है, इसलिए वे निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, वाश ने पूछा। छोटा बनने की पूरी कोशिश करो। वह सब कुछ बेच दो जिसे तुम बेच सकते हो और उन्हें पैसे में बदल दो। उस तरह हमारा जीवन बेहतर होगा, भले ही हमें पुराने घर लौटना पड़े, ट्रूमैन ने कहा। हाँ ट्रूमैन, हम इसे अभी करेंगे। बर्खास्त। जब सब जा रहे थे, ट्रूमैन ने अचानक कहा, रुको। मुख्य सदस्य मुड़े और उनकी ओर देखा। ट्रूमैन ने घटनास्थल पर मौजूद मुख्य सदस्यों को सख्ती से स्कैन किया और कहा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मियाँ को इस बारे में मत बताना। अगर मुझे पता चला तो अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति को पारिवारिक नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा, समझ गए? हाँ, सब ने एक साथ उत्तर दिया। भले ही उनमें से कुछ अपने वर्तमान जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल सुझाव दे सकते थे और परिवार की किसी भी बड़ी घटना के बारे में निर्णय नहीं ले सकते थे। पैक करने जाओ, हमें जल्द ही यह जगह छोड़नी पड़ सकती है। अध्याय 1076। बक प्लैनेट बाउंडलेस पर साहिल पर नजर रख रहा था। वह वही था जिसने साहिल को साम्राज्य की वांछित सूची में डाल दिया था और बाउंटी हंटर समुदाय के सामने साहिल के ठिकाने को उजागर किया था। उसका उद्देश्य साहिल से बदला लेना था। बक बचपन से ही अपने बड़े भाई मलाची की छाया में रहा था, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र ईर्ष्या हुई थी। इसलिए जब भी वह किसी को खुद से बेहतर देखता था तो उसे बहुत जलन होती थी। साहिल न केवल उससे छोटा और मजबूत था, बल्कि उसने बक की उपेक्षा की और उसके अवरोध की परवाह किए बिना प्लैनेट बाउंडलेस से मियाँ को जबरन ले लिया। बक निश्चित रूप से साहिल को शाश्वत विनाश के हवाले करने का मौका नहीं गंवाएगा। साहिल के रॉयल रीजन के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद बक इस खबर का इंतजार कर रहा था कि उसे अनगिनत बाउंटी हंटर्स ने घेर लिया है और साम्राज्य की सेना को भेज दिया गया है। वह जानना चाहता था कि साहिल के पीछे क्या ताकत थी और वह ये भी जानना चाहता था कि साम्राज्य के दबाव के सामने साहिल क्या करेगा। हालांकि एक दिन बीत चुका था और बक को अभी भी कोई अपडेट नहीं मिला था। इसने बक को थोड़ा घबरा दिया। अंत में उसे अपने पिता रामोस से केवल एक 4 शब्दों वाला वाक्य मिला, अभी वापस यहाँ आओ। बक का दिल बैठ गया, उसे पता था कि कुछ बुरा हुआ है। हालांकि उसने तब से चारों तरफ से पूछताछ की थी, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। बक और भी अधिक घबरा रहा था। जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि क्या हो रहा है, वह रॉयल रीजन नहीं लौटना चाहता था। हालांकि उसने अपने पिता के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की।
इसलिए वह केवल आशंका के साथ रॉयल रीजन की ओर बढ़ सका। ये साम्राज्य की राजकुमारी एस्ट्रिड से संबंधित था, इसलिए बक स्वाभाविक रूप से कुछ भी पता नहीं लगा सका। भले ही लाखों बाउंटी हंटर्स और विभिन्न शक्तियों के खुफिया संग्रहकर्ता मौजूद थे, लेकिन यह उच्च स्थिति वाले किसी व्यक्ति से संबंधित था, इसलिए किसी ने भी लापरवाही से कुछ भी फैलाने की हिम्मत नहीं की। साम्राज्य का ऐसा ही निवारक प्रभाव था। उसी समय यह मिल्की वे साम्राज्य की रॉयल्टी और बार्लो परिवार के प्रतिरोध के कारण था। जब से मिल्की वे साम्राज्य ने सांग्रिल का सफाया किया, तब से पूरा मिल्की वे बार्लो परिवार के नियंत्रण में था। उन्होंने इसे इतने सालों तक चलाया था, इसलिए बार्लो परिवार का स्थान पहले से ही लोगों के दिलों में गहरा था। चाहे अच्छी हो या बुरी, मिल्की वे में बार्लो परिवार से संबंधित किसी भी खबर को बिना अनुमति के निजी तौर पर साझा करने की अनुमति नहीं थी। अन्यथा पाए जाने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी या उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। इस प्रकार साहिल के रॉयल रीजन के बाहर पहुंचने पर क्या हुआ, बक इसका पता नहीं लगा सका। बहुत से लोग सच जानते थे, लेकिन कोई भी उसे बताने के लिए अपने परिवार का सफाया करने का जोखिम नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि बक के पिता रामोस ने भी बक से तुरंत उनके पास जाने के लिए कहा। जैसे ही बक रॉयल रीजन की ओर जाने वाले जहाज पर बैठा, वह और भी अशांत होने लगा। वह बेताबी से जानना चाहता था कि क्या हुआ था। चूंकि उसके पिता ने उसे बताने से इनकार कर दिया था, इसलिए यदि वह फिर से पूछता तो उसे डांटा जाता। उनके पिता के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी यह जानना था। वह उसका भाई मलाची था। बक मलाची से भीख नहीं मांगना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि यदि वह पूछेगा तो उसका भाई उसे बता देगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि उसे पता नहीं चला तो वह चैन से नहीं रहेगा। अंत में उसने मलाची से संपर्क किया। अपने परिवार को छोड़ने के 10 साल से अधिक समय बाद ये पहली बार था जब उसने अपने बड़े भाई से संपर्क किया था। उसे जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वह मलाची के संचार उपकरण से संपर्क नहीं कर सका। ओह नहीं, कुछ गंभीर हुआ होगा। बक बेजान होकर गिर पड़ा। यदि वह मलाची से संपर्क नहीं कर सका तो इसका मतलब होगा कि मलाची जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा था। ये स्पष्ट था कि मलाची बक का सामना नहीं करना चाहता था। बक ने अपना दिमाग लगाया और फिर भी समझ नहीं सका कि एक आदर्श योजना कैसे गलत हो सकती है। अध्याय 1077। सभी चीजों पर विचार करते हुए साहिल और मिया के पास वापसी करने का कोई मौका नहीं होना चाहिए था। हालांकि हकीकत ने बक के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। बक घबराहट में रॉयल रीजन की ओर भागा। वह नहीं जानता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे इसका सामना करना ही था। इस समय साहिल और मिया खुशी खुशी ब्लू स्टार की ओर बढ़ रहे थे। साहिल इसलिए खुश था क्योंकि अगली अवधि में उसे बहुत सारे लेविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने का मौका मिल सकता था। फिर वह अपने वर्तमान रैंक को तोड़ने और इन्फिनिटी रैंक तक पहुंचने में सक्षम होगा। फिर वह अंतर्निहित खतरे को रोक सकता था जो टिफिन परिवार था। आखिरकार भले ही लाखों बाउंटी हंटर्स में से केवल 1% ने चीजें भेजी हों, फिर भी वे 10,000 होंगे। इसके अलावा वे ऐसी चीजें होंगी जिनसे वे अपरिचित थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कीमती हैं या नहीं। साहिल तब तक खुश था जब तक उसे पैसे खर्च करने का मौका मिलता। भले ही उसने प्रत्येक व्यक्ति पर 100 मिलियन खर्च किए हों, फिर भी यह 1 ट्रिलियन होगा। जहां तक मिया की बात है, वह भी बहुत खुश थी। अब से उसे दूसरे लोगों के इरादों के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे केवल साहिल का अनुसरण करने की आवश्यकता थी। उसके साथ बिताए समय को देखते हुए साहिल मिलनसार था और उसमें अन्य बड़े लोगों की बुरी आदतें नहीं थीं। मिया को हमेशा बड़े लोगों के आसपास सावधान रहने की जरूरत थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो वह उन्हें नाराज कर देगी। हालांकि साहिल के साथ ऐसा नहीं था। वह जो चाहे कह सकती थी और जब वह मजाक करती थी तो साहिल पागल नहीं होता था। मिया को साहिल के साथ इस तरह समय बिताना अच्छा लगा। उसके पिता ट्रूमैन ने इन वर्षों में उसे उपयुक्त समर्थन खोजने के लिए कहा था। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। आखिरकार यह उसके जीवन के बारे में था। फर्गस उन महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में से एक था जिन्हें मिया ने लक्षित किया था। हालांकि जब उसने अपना असली रूप दिखाया तो वह चौंक गई क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वह उस तरह का व्यक्ति है। इसलिए मिया ने सोचा कि उसके अन्य उम्मीदवार भी उसके जैसे ही थे। वे केवल उसके शरीर पर अपना हाथ पाना चाहते थे। कोई भी वास्तव में उससे प्यार नहीं करेगा और जीवन भर उसकी रक्षा नहीं करेगा। जब वे अंततः उसे पा लेंगे तो वे उससे ऊब जाएंगे। फिर वे उसे छोड़ देंगे। भले ही मिया ने साहिल के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, वह बता सकती थी कि साहिल बहुत मिलनसार और आकर्षक था। उसकी आंखों में लालची वासना नहीं थी। इसके बजाय वे बहुत स्पष्ट थीं। वह शक्तिशाली भी था और वह दिखावा नहीं करता था। दो परियों जैसी बेजोड़ सुंदरियों के साथ इतना समय बिताने के बाद भी उसने कभी कोई इच्छा नहीं दिखाई। उसके पास शक्तिशाली नियंत्रण भी था। उसने राजकुमारी एस्ट्रिड जैसी प्रतिष्ठित महिला को भी पूरी तरह से प्रभावित कर दिया।
जब तक वे मूर्ख नहीं थे, कोई भी बता सकता था कि राजकुमारी एस्ट्रिड बहुत हिचकिचाहट में थी जब वह जाने वाली थी। मिया साहिल के लिए राजकुमारी से लड़ना नहीं चाहती थी और उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं नहीं थीं। वह खुश होगी भले ही वह उनकी नौकरानी हो, अगर इसका मतलब है कि वह साहिल के पास रह सकती है। एस्ट्रिड की स्थिति और पहचान की तुलना कोई नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सहज महसूस करेगी। उसे हर समय डरे रहने और सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं होगी। 2 दिन बाद उनके सामने ब्लू स्टार दिखाई दिया। जब साहिल ने नीले रंग के ग्रह को देखा तो वह ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में विलाप करने लगा। रॉयल रीजन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने रास्ते में अनगिनत जीवित ग्रह देखे थे, बड़े और छोटे। ये रॉयल रीजन के बाहर का शून्य था। मृत ग्रहों की कोई भी संख्या इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। वास्तव में यह मिल्की वे में सबसे समृद्ध स्थान था। साथ ही ये रॉयल रीजन में सबसे दूर का स्थान था। ये निश्चित रूप से रॉयल रीजन के केंद्र में अधिक समृद्ध होगा, जो प्लैनेट रॉयल के आसपास का क्षेत्र था। जब साहिल स्कूल में था तो उसने अपने विज्ञान शिक्षक से एक प्रश्न पूछा था, पृथ्वी के अलावा क्या ब्रह्मांड में अन्य जीवित ग्रह हैं? उस समय शिक्षक के उत्तर ने साहिल पर एक गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल, पृथ्वी ब्रह्मांड रूपी महासागर में एक बूंद के समान है। हालांकि वे स्थान पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए हम उनका पता नहीं लगा सकते। मुझे यकीन है कि जब पृथ्वी पर अधिक उन्नत तकनीक होगी तो मनुष्य पृथ्वी छोड़ देंगे और एलियंस की खोज करेंगे। साहिल ने सोचा, कितना समय हो गया है और मैं पहले से ही उन प्रसिद्ध एलियंस से मिल रहा हूं। जब साहिल ने इसके बारे में सोचा तो वह मिया की ओर देखने के लिए मुड़ा। एलियंस पृथ्वी पर मनुष्यों से बहुत अलग नहीं हैं। अगर मुझे अंतर ढूंढना है तो वे मनुष्यों की तुलना में अधिक सुंदर और उत्तम दर्जे के हैं। मिया और एस्ट्रिड दोनों वैसे ही हैं। मिया साहिल की नज़रों को खुद पर महसूस कर सकती थी। उसके आकर्षक चेहरे की बेदाग त्वचा लाल होने लगी, जो दूसरों को एक निवाला लेने के लिए ललचा रही थी। अध्याय 1078। थोड़ी देर मौन रहने के बाद मिया अपने होश में आए और ग्रह का परिचय देना शुरू किया। मास्टर साहिल, हमारे सामने वाला ग्रह ब्लू स्टार है और यह वही ग्रह है जिस पर मेरा परिवार रहता है। आपको क्या लगता है? ये सुंदर है ना? आपको यहाँ रहने का पछतावा नहीं होगा। जब हम ब्लू स्टार में होंगे तो मैं आपको दृश्य देखने के लिए चारों ओर ले जाऊंगी। वह साहिल के साथ सहज हो सकती थी और जो चाहे कह सकती थी। यदि यह कोई और होता तो मिया इतना कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। हाँ, ये भव्य है। मुझे अगले समय के लिए आपके परिवार को कष्ट देना होगा, साहिल ने कहा। आप क्या कह रहे हैं मास्टर साहिल? आपके लिए काम करना हमारे परिवार के लिए सम्मान की बात है। ये कष्ट कैसे होगा? मेरे परिवार का हर कोई आपके आगमन का स्वागत करेगा। मिया, ऐसा मत कहो। हम दोस्त हैं, इसलिए हमें समान होना चाहिए। मुझे मास्टर साहिल कहना बंद करो। यह आपके परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही मुझे ये पसंद नहीं है। आप मुझे सिर्फ साहिल क्यों नहीं बुलाती? बिल्कुल नहीं, मैं आपको साहिल क्यों न बुलाऊं? मिया ने इस बारे में सोचा और कहा, वह साहिल को इतने स्नेह से बुलाने की हिम्मत नहीं करेगी। यहाँ तक कि राजकुमारी एस्ट्रिड ने भी उसे इस तरह नहीं बुलाया था, तो वह कैसे हिम्मत कर सकती थी? क्या ये दूसरों को नहीं बता रहा था कि उसकी स्थिति राजकुमारी एस्ट्रिड से अधिक ऊंची थी? ठीक है, साहिल ने कहा। वह जानता था कि मिया के लिए उसे इतनी आत्मीयता से साहिल बुलाना मुश्किल होगा। एलियंस पदानुक्रम को मनुष्यों से भी अधिक गंभीरता से लेते थे। यदि ऐसी बात है तो आप मेरे साथ और अधिक सहज भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। हम दोस्त हैं, इसलिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मिया ने साहिल की ओर देखा और मुस्कुराए। ठीक है मिस मिया, साहिल ने मजाक किया। क्या आप मिस शब्द नहीं छोड़ सकते? मेरा परिवार भी मुझे इसी नाम से बुलाता है। नहीं, मैं आपका बड़ा नहीं हूँ। हम दोस्त हैं। आप मुझे वैसे भी बुला सकते हैं यदि आप मेरे दोस्त हैं। मुझे चिंता है कि मेरा परिवार गलत समझेगा। क्या गलत समझेंगे? हमारा रिश्ता, हम क्या हैं? हम दोस्त हैं, इसलिए बस मुझे मिया बुलाओ। पफ। दोनों ने खुशी खुशी बातचीत की। ऑक्टागन ब्लू स्टार के करीब पहुंचा। कॉनकॉर्ड परिवार के मार्गदर्शन में ऑक्टागन कॉनकॉर्ड परिवार के क्षेत्र में उतरा। इस क्षण कॉनकॉर्ड परिवार अभी अभी एक संकट से गुजरा था, इसलिए उन्होंने परिवार के स्वामित्व वाली हर चीज को मामूली कीमत पर बेच दिया। उन्होंने उन्हें मूल कीमत के 1% पर भी नहीं बेचा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ब्लू स्टार के नंबर 1 परिवार गैट्सबी परिवार के दमन के तहत बहुत कम परिवारों ने कॉनकॉर्ड परिवार की संपत्तियों को लेने की हिम्मत की। भले ही कोई होता, वे कीमत कम करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करते। अब तक कॉनकॉर्ड परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गैट्सबी परिवार अचानक उन्हें निशाना क्यों बना रहा था। ट्रूमैन परिवार के सभी मुख्य सदस्यों को माफी मांगने के लिए गैट्सबी परिवार के पास भी ले गए थे। अंत में वे दरवाजे के अंदर भी नहीं जा सके और पूरे दिन बाहर ही खड़े रह सके। इसलिए वे हताश और उदास होकर वापस आए। उन्हें कोई जवाब या गैट्सबी परिवार की माफी नहीं मिली।
इसके साथ ही कॉनकॉर्ड परिवार केवल अपनी संपत्ति बेच सका। चाहे दूसरा पक्ष कितनी भी कम बोली लगाए, वे तब तक बेच देते जब तक कोई खरीदने को तैयार होता। सब कुछ बेचने के बाद कॉनकॉर्ड परिवार ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। वे उस पुराने घर में वापस जाने की तैयारी कर रहे थे जहां वे रहते थे। परिवार के 1000 से अधिक सदस्यों ने हिलना शुरू कर दिया। पूरा परिवार अराजकता में था। ट्रूमैन ने जागीर की ओर देखा और उनका दिल हिचकिचाहट से भर गया। उन्होंने इस जागीर को भी मामूली कीमत पर बेच दिया। आखिरकार वे यहाँ दशकों से रह रहे थे। कॉनकॉर्ड परिवार के मुख्य सदस्य दूसरों को चीजें ले जाने का निर्देश दे रहे थे। वे जो कुछ भी ला सकते थे वह ले आते क्योंकि उन्हें अभी भी पुराने घर में उनकी आवश्यकता होगी। हालांकि मुख्य बात यह थी कि वे इसे वैसे भी उचित मूल्य पर नहीं बेच सकते थे। ट्रूमैन, ये लगभग तैयार है। वाश और अन्य भाई चलकर आए और ट्रूमैन से कहा, ठीक है, चलो फिर चलते हैं, ट्रूमैन ने कहा। ट्रूमैन, क्या आपको लगता है कि हम भविष्य में वापस आ सकते हैं? कैस्पियन ने जागीर की ओर देखा और हिचकिचाहट के साथ पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। शायद नहीं, ट्रूमैन ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मियाँ हम सभी को यहाँ भव्य रूप से वापस लाएगी। जब समय आएगा, मैं भी चाहता हूँ कि गैट्सबी परिवार को अपने घर से बाहर निकाले जाने का स्वाद चखने को मिले, बास्टियन ने कहा। ट्रूमैन ने बास्टियन का कंधा थपथपाया। उन्होंने जाने के लिए मुड़ने से पहले कुछ नहीं कहा। बेशक वे भी यही चाहते थे। गैट्सबी परिवार इतना प्रभावशाली था और उन्होंने कोई कारण भी नहीं दिया। ट्रूमैन चाहते थे कि एक दिन वह उनसे बदला ले सकें। हालांकि यदि वह ऐसा करना चाहते थे तो सारी उम्मीद मियाँ पर होगी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर इतना दबाव हो। कॉनकॉर्ड परिवार की पृष्ठभूमि बहुत कमजोर थी और उनके पास इसका आनंद लेने का भाग्य नहीं था। जब ट्रूमैन और उनके भाई परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जाने वाले थे, तभी आसमान में 10 से अधिक ब्लैक हॉर्न जहाज दिखाई दिए जो उनके ऊपर रुक गए। परिवार के सभी सदस्यों ने बिन बुलाए मेहमानों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ट्रूमैन, क्या मैंने तुम्हारे परिवार को जाने के लिए कहा था? ब्लैक हॉर्न जहाज से एक आवाज आई। लॉर्ड गैट्सबी, हमें खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है ना? हमने आपको नाराज करने के लिए क्या किया? ऐसा क्या है जिसके लिए इतने सारे लोग यहाँ आए हैं? ट्रूमैन ने पूछा। ये वह सवाल था जिसे कॉनकॉर्ड परिवार का हर कोई जानना चाहता था। वे मिल्की वे की 4 परियों में से एक के रूप में मियाँ पर भरोसा करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। हालांकि उन्होंने ब्लू स्टार पर कभी किसी शक्ति को नाराज नहीं किया था। वे हमेशा शांति बनाए रखते थे और दूसरों के साथ सद्भाव से रहने का प्रयास करते थे। कभी कभी वे अपने भागीदारों के हित को सुनिश्चित करने के लिए नुकसान उठाना पसंद करते थे। ब्लू स्टार की अधिकांश शक्तियों द्वारा भी उन्हें पसंद किया जाता था। हालांकि गैट्सबी परिवार ने बिना किसी कारण या चेतावनी के उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने कॉनकॉर्ड परिवार को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। अब उन्हें अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि गैट्सबी परिवार ऐसा क्यों कर रहा था। उन्हें ये जानकर मरना था कि वास्तव में क्या हुआ था, है ना? ट्रूमैन, मुझे पता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं। आपका परिवार पिछले वर्षों में अच्छा कर रहा है और आपने हमें नाराज नहीं किया, लेकिन मुझे किसी के द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया गया था, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक बड़ा आदमी आप सभी को खत्म करना चाहता है, इसलिए आप जा नहीं सकते। क्या? जब कॉनकॉर्ड परिवार ने यह सुना तो उन्हें अपने दिमाग में घबराहट महसूस हुई। कुछ तो जमीन पर भी गिर पड़े। एक बड़ा आदमी हमें खत्म करना चाहता है। ये किस तरह की भारी रंजिश है? वे कुछ हजार लोगों के परिवार को क्यों खत्म करना चाहते हैं? ट्रूमैन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने तेजी से सांस लेने के बाद पूछा, ये कौन करना चाहता है? मेरे परिवार ने कभी किसी को नाराज नहीं किया, इसलिए कम से कम आप हमें बता सकते हैं ताकि हम ये जानकर मर सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, है ना? अध्याय 1079। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक बड़े आदमी ने गैट्सबी परिवार से संपर्क किया और उनसे कॉनकॉर्ड परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। शुरुआत में गैट्सबी परिवार झिझका। आखिरकार मियाँ मिल्की वे की 4 परियों में से एक थी और उसके पास संबंध थे, इसलिए ऐसा करने से गैट्सबी परिवार को कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि उस बड़े आदमी की पहचान की पुष्टि करने के बाद गैट्सबी परिवार ने कार्रवाई करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति बहुत भयानक रूप से मजबूत था। उनके परिवार का साम्राज्य की सेना पर भी प्रभाव था। गैट्सबी परिवार ने इस तरह के व्यक्ति के साथ संबंध होने का सपना देखा था। भले ही वे ब्लू स्टार में नंबर 1 परिवार थे, वे ब्लू स्टार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। यदि उनके मन में ऐसे विचार होते तो ब्लू स्टार की अन्य शक्तियां उनसे लड़ने के लिए मिलकर काम करतीं। यदि ये शक्तियां मिलकर काम करतीं तो वर्तमान गैट्सबी परिवार केवल भाग सकता था। हालांकि यदि वे बड़े आदमी द्वारा निर्देशित कार्य को पूरा करने में सफल हो जाते तो गैट्सबी परिवार बड़े आदमी के समर्थन का उपयोग करके ब्लू स्टार को नियंत्रित करने के लिए इस मौके का उपयोग कर सकता था। इसलिए कॉनकॉर्ड परिवार बलि का बकरा बनने के लिए नियत था।
भले ही मिया के पास संबंध हो, वे केवल उसके कारण उस बड़े आदमी को चुनौती नहीं देंगे। दिन के अंत में मिया दूसरों के मनोरंजन के लिए केवल एक विदूषक थी। इसके अलावा गैट्सबी परिवार ने अनुमान लगाया कि वह बड़ा आदमी कॉनकॉर्ड परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था क्योंकि मिया ने उन्हें नाराज किया था। यदि नहीं तो कॉनकॉर्ड परिवार हमेशा ब्लू स्टार में रहा था और कभी बाहर नहीं गया था। वे इतने प्रतिष्ठित चरित्र को कैसे नाराज कर सकते थे? इसलिए गैट्सबी परिवार अब नहीं हिचकिचाया। उन्होंने धीरे धीरे कॉनकॉर्ड परिवार को इस स्थिति में मजबूर कर दिया। ट्रूमैन, संघर्ष करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या तुमने उन्हें नाराज किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने केवल तुम्हें खत्म करने का काम स्वीकार किया है, बस। गैट्सबी परिवार के मुखिया इरविन गैट्सबी ने कहा। इरविन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हम सभी को खत्म करना चाहते हो? ट्रूमैन ने गुस्से में पूछा। तुम गलत हो। हम वे नहीं हैं जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, कोई और चाहता है। हम तो सिर्फ निष्पादक हैं। इरविन, तुम बहुत ही असहनीय दबंग हो। ट्रूमैन, मैं तुम्हारे साथ अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। अभी मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूं। 1, संघर्ष करना छोड़ दो और अपने अंत की प्रतीक्षा करने के लिए मेरे साथ चलो। 2, मैं तुम्हें खुद पकड़ता हूं। हालांकि यदि तुम दूसरा चुनते हो तो मैं किसी भी हताहत के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा, इरविन ने अधीरता से कहा। उसके ऐसा कहने के बाद कॉनकॉर्ड परिवार के सदस्यों ने विलाप करना शुरू कर दिया। मेरे प्रभु, हम केवल नौकर हैं जिन्हें उन्होंने काम पर रखा है। हमारा उनका खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए कृपया हमें छोड़ दें। हाँ मेरे प्रभु, हम केवल कॉनकॉर्ड परिवार के नौकर हैं और उनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं। कृपया उदार बने और हमें छोड़ दें। ऐसा कहने वाले वे नौकर और व्यवस्थापक थे जिन्हें कॉनकॉर्ड परिवार ने काम पर रखा था। उनका कॉनकॉर्ड परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन ये लोग परिवार की कुल आबादी का आधे से अधिक हिस्सा थे। ट्रूमैन ने चिल्लाते हुए हजारों लोगों की ओर देखा और उन्होंने मन ही मनाह भरी। वे जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गैट्सबी परिवार उनके परिवार को खत्म करने के लिए दृढ़ था। जहां तक उस बड़े आदमी की बात है, ट्रूमैन शायद कारण का अंदाजा लगा सकते थे। उनकी बेटी ने उन्हें नाराज किया होगा। उसने शायद उनके पीछा करने या उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया होगा। संक्षेप में, उसने उस बड़े आदमी को शर्मिंदा किया होगा, इसलिए उन्होंने कॉनकॉर्ड परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चुना होगा। इस बीच कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर कॉनकॉर्ड परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले कभी ब्लू स्टार नहीं छोड़ा था, इसलिए उन्होंने कभी इस बड़े आदमी को नाराज नहीं किया होगा। ट्रूमैन को नहीं पता था कि विवरण क्या थे। वे मिया के वापस आने पर ही उससे पूछ सकते थे। अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह केवल पहला विकल्प चुन सके और गैट्सबी परिवार के पास वापस जा सके। ट्रूमैन इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या उनकी बेटी खतरे में है। हालांकि जब उन्होंने याद किया कि उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले उनसे क्या करने के लिए कहा था, तो उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उनकी बेटी ने अभी अभी एक बड़े आदमी के लिए 200 बिलियन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स खरीदा था, इसलिए वह खतरे में नहीं हो सकती थी। अध्याय 1080। इरविन, ये लोग मेरे परिवार से संबंधित नहीं हैं। ये सभी मेरे कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें जाने दें। मेरा परिवार और मैं आपके साथ चलेंगे, ट्रूमैन ने कहा। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए आप पर विश्वास करूंगा क्योंकि आपने ऐसा कहा? कौन जानता है कि क्या आपने इसकी योजना बनाई है? क्या होगा अगर मैं किसी प्रत्यक्ष वंशज को जाने दूं और वह बड़ा आदमी सवाल पूछना शुरू कर दे? मेरा परिवार इसे सहन करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। आप सभी को मेरे साथ वापस आना होगा और बड़े आदमी के निर्देश की प्रतीक्षा करने के लिए मेरे परिवार के कालकोठरी में रहना होगा। जहां तक बात आपके जीने या मरने की है, ये सब उस बड़े आदमी पर निर्भर है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं हूं और उन्होंने मुझे केवल काम पर रखा था। मैं कालकोठरी में नहीं जाना चाहता। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। नौकरों में से एक चिल्लाया। गैट्सबी परिवार की कालकोठरी अच्छी जगह नहीं थी। ये ब्लू स्टार में एक प्रसिद्ध नर्क था। एक बार जब वे अंदर चले गए तो उन्हें मृत्यु से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा। कोई भी वहां नहीं जाना चाहेगा। मैं भी कॉनकॉर्ड परिवार से संबंधित नहीं हूं, इसलिए मैं कालकोठरी में नहीं जाना चाहता। बहुत से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरा कॉनकॉर्ड परिवार अराजकता में था। कुछ लोगों ने अराजकता के बीच भागने की कोशिश की। हालांकि वे आसमान में दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाजों की निगरानी से कैसे बच पाएंगे? बूम बूम बूम। ब्लैक हॉर्न जहाजों से कुछ ऊर्जा तोपें दागी गईं। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की, उनकी चीख निकल गई और वे धुएं के गुबार में बदल गए। उन्होंने अपने आसपास के उन लोगों को भी फंसा लिया जो भागना नहीं चाहते थे। 100 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद दृश्य शांत हो गया। उन्हें एक खूनी सबक सिखाया गया था, इसलिए किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे जाना चाहते हैं। ट्रूमैन और उनके भाई खून जैसी लाल आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। हालांकि वे कुछ नहीं कर सके।
कॉनकॉर्ड परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों, संपार्श्विक रिश्तेदारों और नौकरों को जोड़ने के बाद केवल 1000 से अधिक लोग थे। अब उनमें से 10वां हिस्सा मर चुका था। तो वे दुखी कैसे नहीं हो सकते थे। आओ, भाग जाओ, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? धिक्कार है, जो कोई भी हिलने की हिम्मत करेगा उसका अंत उनकी तरह ही होगा। मैं तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगा, एक अहंकारी आवाज ने कहा। यह आवाज काफी युवा लग रही थी, इसलिए ये गैट्सबी परिवार की युवा पीढ़ी से आई होगी। ट्रूमैन, अपने लोगों पर नजर रखो, यदि नहीं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दे, इरविन ने कहा। गैट्सबी, मैं इसे याद रखूंगा, हमें वापसी करने का मौका मत देना, यदि नहीं तो हम तुम्हारे साथ वही चीज कई गुना बदतर करेंगे, ट्रूमैन ने भींचे हुए दांतों से कहा। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने काबिल हो? कई गुना बदतर? तुम ऐसा करने की योजना कैसे बना रहे हो? मेरी बात सुनो ट्रूमैन, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। उसके ऐसा कहने के बाद बूम, एक और जोरदार आवाज। 100 से अधिक लोग इस दुनिया से गायब हो गए। तुम कमीने, तुम बहुत ही असहनीय हो। ट्रूमैन ने आसमान में ब्लैक हॉर्न जहाज की ओर इशारा किया और चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाते, उनके भाई वाश ने उन्हें रोक दिया। ट्रूमैन, रुक जाओ। ट्रूमैन को रोक दिया गया, इसलिए वे केवल आसमान को टकटकी लगाकर देख सके। अध्याय 1081। पूरा कॉनकॉर्ड परिवार इस समय विकट स्थिति में था। जो लोग सामने ब्लैक हॉर्न जहाज की चपेट में आए थे, वे तुरंत मारे गए और उनका कुछ भी शेष नहीं बचा। हालांकि प्रभावित लोगों में से कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अनगिनत लोगों ने अपने आसपास के घायल लोगों को सहारा दिया जबकि वे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। ट्रूमैन ने ये सब देखा और कॉनकॉर्ड परिवार के मुखिया के रूप में वह कुछ नहीं कर सकते थे। ये छोटे परिवार की त्रासदी थी। वे हमेशा कॉनकॉर्ड परिवार को एक ऐसा बड़ा परिवार बनाने के लिए नेतृत्व करना चाहते थे जिससे कोई पंगा लेने की हिम्मत न करे। वे दूसरों को धमकाना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी को कॉनकॉर्ड परिवार को धमकाने की अनुमति भी नहीं देंगे। आओ ट्रूमैन, अपने बाकी परिवार को अपने साथ ले जाओ, हमें दूसरा शॉट लेने के लिए मजबूर न करें, अन्यथा आपके परिवार में कम लोग बचेंगे, इरविन ने उदासीनता से कहा। उनकी आंखों में 2 या 300 लोगों को मारना 2 या 300 चींटियों को कुचलने जैसा था। वे उनके लिए कुछ भी नहीं थे। ट्रूमैन ने कुछ पल के लिए आसमान में ब्लैक हॉर्न जहाज को घूर कर देखा। उन्होंने अंततः समझौता कर लिया। उन्होंने वाश और उनके भाइयों से सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए कहा ताकि वे गैट्सबी के साथ जाने के लिए तैयार हो सकें। हालांकि इसी समय आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज हुई। कॉनकॉर्ड परिवार के सभी सदस्य आसानी से डर गए और जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे। उन्होंने सोचा कि वे गैट्सबी कमीने अपनी बात पर कायम नहीं हैं और उन पर फिर से गोली चलाएंगे। ट्रूमैन और उनके भाइयों ने भी जल्दी से हवा में देखा। उन्होंने देखा कि दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाज हिल नहीं रहे थे, इसलिए आवाज ऊंचाई से आई होगी। जल्द ही उनकी आंखों में एक विशाल ऑक्टागन दिखाई दिया। ट्रूमैन और उनके भाइयों ने अपने दिल को बैठा हुआ महसूस किया। क्या वह बड़ा आदमी यहाँ है? हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि भगवान हमारे परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। इरविन ने भी भ्रम में आसमान की ओर देखा। क्या वह एक ऑक्टागन है? ये किस शक्ति का है? ये यहाँ क्यों है? इरविन के मन में बहुत सारे सवाल थे। ऑक्टागन के अंदर मिया खुशी खुशी साहिल को ब्लू स्टार और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता रही थी। जब ऑक्टागन कॉनकॉर्ड परिवार के करीब पहुंच रहा था तो मिया जो देखा उससे चौंक गई। उसने कॉनकॉर्ड परिवार के ऊपर दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाजों को मंडराते देखा। जहाजों के बीच के अंतराल से वह अपने परिवार की स्थिति देख सकती थी। आपदा के बाद का सन्नाटा उसकी आंखों के सामने था। ये स्पष्ट था कि उसके परिवार पर हमला किया गया था। इसके अलावा जिन लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था वे उसके परिवार के ऊपर मंडरा रहे दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाज थे। साहिल, मिया चिल्लाई। उसने घबराहट में साहिल की ओर देखा और उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह ऐसी लग रही थी जैसे रोने वाली हो। साहिल ने स्वाभाविक रूप से नीचे देखा। उसने अपनी मानसिक शक्ति से दृश्य को स्कैन किया और बता सकता था कि क्या हुआ था। मिया, डरो मत, ऐसा लगता है कि यह अभी अभी हुआ है। तुम्हारे परिवार को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। अगर मैं अभी नीचे उतरता हूं तो मैं समय पर पहुंच सकता हूं, साहिल ने सांत्वना दी। ठीक है साहिल, चलो चलते हैं। मुझे चिंता है कि मेरा परिवार खतरे में होगा, मिया ने कहा। भले ही वह शांत लग रही थी, साहिल महसूस कर सकता था कि मिया उसकी पकड़ की ताकत से कितनी घबराई हुई थी। चिंता न करें, हम पहुंच सकते हैं, साहिल ने कहा। अगर उसे यह चिंता नहीं होती कि वह कॉनकॉर्ड परिवार को चोट पहुंचा सकता है तो वह ऑक्टागन को ब्लैक हॉर्न जहाजों पर हमला करने का आदेश दे देता। हालांकि उसकी मानसिक शक्ति इन ब्लैक हॉर्न जहाजों पर ध्यान दे रही थी। एक बार जब उसने महसूस किया कि वे हमला करने वाले हैं तो साहिल निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। ऑक्टागन धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जल्द ही ये गैट्सबी परिवार के ब्लैक हॉर्न जहाजों के समान ऊंचाई पर था। हर कोई ऑक्टागन की ओर देख रहा था।
आप कहाँ से हैं? आप यहाँ ब्लू स्टार में क्यों हैं? इरविन ने पूछा। चूंकि गैट्सबी परिवार ब्लू स्टार में ऑक्टागन वाला एकमात्र परिवार था और वे अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए इरविन ने पूछने का फैसला किया। जब सबने सोचा कि ऑक्टागन रुक रहा है, तो ऑक्टागन के अंदर के लोगों ने इरविन के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय इसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट। ऑक्टागन सीधे कॉनकॉर्ड परिवार से कुछ ही दूरी पर ब्लू स्टार पर उतरा। अध्याय 1082। उतरने के बाद ऑक्टागन का हैच खुला। जहाज से एक सुंदर आकृति बाहर निकली और एक आवाज सुनी जा सकती थी। पिताजी। ट्रूमैन इस आवाज को बहुत अच्छी तरह जानते थे। यह उनकी बेटी मिया थी। मिया। ट्रूमैन उत्साह से रो पड़े। मिया जल्दी से ट्रूमैन के पास आए। जब वाश और अन्य लोगों ने मिया को देखा तो वे भी जल्दी से पास आ गए। मिया, 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 वे तीनों एक साथ रो पड़े। अंकल वाश, अंकल बास्टियन, अंकल कैस्पियन, आप सब ठीक हैं? ये बहुत अच्छा है, मिया ने खुशी से कहा। फिर उसने पूछा, माँ कहाँ हैं? मेरे भाई का क्या हुआ? दादाजी और मेरी सभी चाचियाँ। ट्रूमैन ने अपने भाइयों की ओर देखा और वे नहीं जानते थे कि उन्हें इस समय उसे जवाब देना चाहिए या नहीं। परिवार की महिलाओं और प्रत्यक्ष वंशजों को पहले ही पुराने घर भेज दिया गया था। यह एक सुरक्षा उपाय था। अब ये सही विकल्प साबित हुआ था। यदि वे यहाँ रुकते तो वे बच नहीं पाते। उनमें से कुछ तो गैट्सबी परिवार के हमले में मारे भी जा सकते थे। अभी ट्रूमैन अपनी बेटी को बताना चाहते थे कि वे ठीक हैं। हालांकि गैट्सबी परिवार अभी भी आसपास था। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वे उन लोगों के पीछे भी पड़ गए होते जब उन्हें दूर भेजा गया था। पिताजी, मुझे बताओ, माँ और अन्य लोग कैसे हैं? क्या वे? मिया ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज़ और अभिव्यक्ति से वे बता सकते थे कि मिया डरी हुई थी। उसे चिंता थी कि उसे बहुत देर हो गई है और उसकी माँ और भाई को पहले ही नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वे उसके सबसे प्यारे लोग थे। चिंता न करें मिया, वे ठीक हैं। उन्हें आपदा से बचने के लिए पुराने घर भेजा गया था। अपनी बेटी को इस तरह देखने के बाद ट्रूमैन इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसे बता दिया। सच कहूं तो अगर गैट्सबी परिवार उन्हें ले जाना चाहता तो वे अपने विशाल सूचना नेटवर्क के साथ कॉनकॉर्ड परिवार के वंशजों और सदस्यों को ढूंढने में सक्षम होते। यदि वे अभी भी ब्लू स्टार में होते तो वे बच नहीं पाते। जब मिया ने सुना कि उसके पिता ने क्या कहा तो उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। जब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया तब तक सब ठीक रहेगा। अब जब वह वापस आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। बेशक वह साहिल को भी अपने साथ ले आए। साहिल जैसे बड़े आदमी के आसपास होने से कोई भी उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकता था। अगर सब कुछ विफल हो गया तो वह राजकुमारी एस्ट्रिड से मदद मांग सकती थी। अभी वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। राजकुमारी एस्ट्रिड अभी उसके बहुत करीब थी। ठीक है ट्रूमैन, आप बहुत बेईमान हैं। आपने हमें मूर्ख बनाने के लिए अपने प्रत्यक्ष वंशजों को दूर भेजने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमले के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि वे मुझे झूठ बोलने के परिणाम जाने। बोलने वाला व्यक्ति एक युवा था। सोनी, तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मिया ने उस ब्लैक हॉर्न जहाज की ओर इशारा किया जिसमें सोनी गैट्सबी था और चिल्लाए। ओह, मैं सोच रहा था कि वह कौन था। ये प्रसिद्ध डांस फेरी है। क्या गलत है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए मेरे परिवार को धमकी दे सकती हो क्योंकि तुम परियों में से एक हो? सपने देखना बंद करो। तुम सिर्फ एक विदूषक हो। अब उन पर हमला करो। मैं देखना चाहता हूं कि डांस फेरी मुझे कैसे माफ नहीं करती है। हा हा हा, सोनी हंसा और बोला। इससे पहले कि मिया मिल्की वे की 4 परियों में से एक थी, सोनी उसे निशाना बना रहा था। दुर्भाग्य से मिया ने उसे कभी मौका नहीं दिया। सोनी ने सोचा कि वह एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएगा। उसने सोचा कि मिया वैसे भी उसकी पकड़ से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि वह ब्लू स्टार पर थी। किसने उम्मीद की होगी कि वह इतनी जल्दी प्रसिद्धि पाएगी? मिल्की वे की 4 परियों में से एक माने जाने के बाद उसने सोनी पर ध्यान देना बंद कर दिया। सोनी के मुंह के पास का केक धीरे धीरे दूर चला गया। कोई इस एहसास की कल्पना कर सकता है? मिया की सुंदर आकृति को देखकर सोनी बेताबी से उसके साथ सोना चाहता था। अगर उसे यह पता होता तो वह प्रसिद्ध होने से पहले ही मिया पर खुद को थोप देता। वह उसके साथ सोता और फिर फैसला करता। दुर्भाग्य से दुनिया में पछतावे का कोई इलाज नहीं है। इसलिए सोनी की कॉनकॉर्ड परिवार के प्रति बहुत पुरानी रंजिश थी। अध्याय 1083। मिया को देखते ही सोनी पागल हो गया। उसकी राय में उसे वह सब कुछ नष्ट करना था जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता था और किसी अन्य पुरुष को वह नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा सोनी ने बहुत पहले ही मिया को अपना मान लिया था। मिया के जल्दी लोकप्रिय होने और 4 परियों में से एक बनने के बाद गैट्सबी परिवार ने सोनी को चेतावनी दी कि वह मिया को फिर से न उकसाए, अन्यथा उसे गैट्सबी परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी स्थिति से वंचित कर दिया जाएगा।
इसलिए सोनी हमेशा अपने अंदर यह रंजिश पाले रखता था। अब जब कॉनकॉर्ड परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिला था तो सोनी इसे कैसे जाने दे सकता था। गैट्सबी परिवार के उत्तराधिकारी सोनी के आदेशों के साथ ब्लैक हॉर्न जहाज पूरी तरह से चार्ज थे और कॉनकॉर्ड परिवार पर फिर से हमला करने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्हें तुरंत एक आवाज ने रोक दिया, रुको, यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था बल्कि गैट्सबी परिवार का मुखिया इरविन था। सोनी थोड़ा पागल हो गया था, यहाँ तक कि अपना आपा खो बैठा था। हालांकि इरविन ने ऐसा नहीं किया था। जब मिया ऑक्टागन में वापस आए तो वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। हर कोई ऑक्टागन का उपयोग नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि गैट्सबी परिवार के पास केवल एक था जिसका उपयोग केवल तब किया जाता था जब परिवार के पास महत्वपूर्ण कार्य होते थे। गैट्सबी परिवार का उत्तराधिकारी सोनी इसका उपयोग करने के लिए योग्य नहीं था। अगर मिया को ऑक्टागन के साथ वापस भेजा जा सकता था तो इस व्यक्ति के पीछे की शक्ति इतनी सरल नहीं थी। उन्हें सावधान रहना चाहिए और पहले दूसरे पक्ष की पहचान निर्धारित करनी चाहिए। ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तिशाली ताकतें थीं। यदि वे सावधान नहीं रहे तो पूरा गैट्सबी परिवार बर्बाद हो जाएगा। वे उस बड़े आदमी से उन्हें बचाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। इन लोगों के मन में केवल अपने व्यक्तिगत हित होते हैं और वे गैट्सबी परिवार केवल प्यादे थे जिन्हें किसी भी समय लात मारी जा सकती थी। हालांकि भले ही वे सिर्फ प्यादे थे, गैट्सबी परिवार जैसे अनगिनत परिवार उन बड़े लोगों पर भरोसा करने के लिए उत्सुक थे। ब्लैक हॉर्न जहाज के संचालक ने मुखिया की आवाज़ सुनी और तुरंत हमला रोक दिया। इससे सोनी नाराज हो गया। वह मिया से जुड़ी घटना से हमेशा परेशान रहता था। पिताजी, कॉनकॉर्ड परिवार नहीं मानेगा अगर आप उन्हें नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है। क्या आपने उन्हें ये कहते नहीं सुना कि उन्होंने अपने प्रत्यक्ष वंशजों को भेज दिया है? वे हमें मूर्ख बना रहे हैं। अगर उस बड़े आदमी को इस बारे में पता चला तो हम गैट्सबी परिवार भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, सोनी चिल्लाया। वह स्पष्ट रूप से अपने पिता द्वारा कॉनकॉर्ड परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने से बहुत असंतुष्ट था। चुप रहो, क्या तुम भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं गैट्सबी परिवार तुम्हें कैसे सौंपूंगा? वापस जाने के बाद तुम 3 साल के लिए नजरबंद हो। अगर तुमने बाहर आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, इरविन ने डांटा। डांट खाने के बाद सोनी कुछ नहीं कह सका। हालांकि वह इस समय होश में आ गया। मिया, कृपया हमें माफ कर दें। गैट्सबी परिवार और कॉनकॉर्ड परिवार ब्लू स्टार में कई वर्षों से साथ रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ शांति से रहे हैं। ये हमला हमारा इरादा नहीं था। बस बात यह है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि आपके परिवार को चैन का एक दिन भी मिले। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमारे पास उनके आदेशों के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इरविन ने विनम्रता से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं था जिसने कॉनकॉर्ड परिवार पर हमले का आदेश दिया था और सैकड़ों लोगों को मार डाला था। आदेश? किसके आदेश? फर्गस या बक? साहिल अचानक मिया के पास दिखाई दिया और पूछा। जब उसने ऐसा कहा तो हर कोई उसे देखने के लिए मुड़ा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि साहिल कब आया। मिया साहिल को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं और उसका स्वर पीड़ित लग रहा था क्योंकि वह रो रही थी। साहिल, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, साहिल ने सांत्वना दी। अभी वह गुस्से से जल रहा था। भले ही मृतक उससे संबंधित नहीं थे, लेकिन किसी को भी दुश्मनी में अपने प्रतिद्वंद्वी के परिवार को शामिल नहीं करना चाहिए। साहिल को नफरत थी जब दूसरे उसे उसके परिवार के साथ धमकी देते थे। वह उसकी कमजोरी थी। अभी कोई मिया के परिवार का उपयोग उसे धमकाने के लिए कर रहा था, इसलिए साहिल नाराज था। इस समय इरविन भी बहुत हैरान था। अध्याय 1084। ये कौन है? वह सिर्फ एक अनुमान के साथ कॉनकॉर्ड परिवार पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान कैसे सटीक बता सकता है? इरविन ने ध्यान भी नहीं दिया कि साहिल कब आया, इसलिए वह निश्चित रूप से किसी शक्तिशाली शक्ति का प्रत्यक्ष वंशज होना चाहिए। मैं उसे उकसा नहीं सकता। इरविन ने पुष्टि की कि उन्हें इस व्यक्ति को उकसा नहीं करना चाहिए। इस बीच सोनी ने मिया की अभिव्यक्ति और आंखें देखीं। वह शांत हो गया था, लेकिन अब वह फिर से ईर्ष्या से अंधा हो गया था, खासकर जब उसने देखा कि साहिल उससे अधिक सुंदर और उत्तम दर्जे का था। इसके अलावा साहिल की स्थिति निश्चित रूप से उससे अधिक ऊंची थी क्योंकि उसके पास एक ऑक्टागन था। सोनी ऑक्टागन में सवारी करने के योग्य भी नहीं था। ये व्यभिचारी सुअर, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी उपस्थिति को अनदेखा करने और मेरे सामने फ्लर्ट करने की? तुम व्यभिचारी सुअर, क्या तुम जीने से थक गए हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ब्लू स्टार मेरे परिवार का क्षेत्र है और तुम यहां जो चाहो वह नहीं कर सकते। सब लोग हमले के लिए तैयार रहो। मैं उन सुअरों को राख में बदलना चाहता हूं। सोनी दहाड़ा। साहिल उसकी आवाज का पीछा करते हुए सोनी को देखने के लिए मुड़ा। उसी समय उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति उसकी नज़र के माध्यम से सोनी के ब्लैक हॉर्न जहाज में प्रवेश कर गई। उसने सोनी के चारों ओर अपनी मानसिक शक्ति लपेटने में संकोच नहीं किया। जब सोनी असावधान था, साहिल ने सोनी के अंगों और दिमाग को लुगदी में कुचल दिया।
सोनी एक आवाज तक नहीं निकाल सका। तुरंत उसके शरीर के सभी छिद्रों से खून बहने लगा और वह फर्श पर गिर पड़ा। रुको रुको, हिलो मत, मैं किसी को भी दंडित करूंगा जो एक मांसपेशी भी हिलाने की हिम्मत करेगा। इरविन ने जल्दी से रोक दिया। उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि साहिल ने उसके बेटे सोनी को मार डाला है। दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाजों में से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इरविन अब गैट्सबी परिवार का मुखिया था और सोनी सिर्फ मुखिया का बेटा था। इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से मुखिया के आदेशों का पालन करेंगे। वे सोनी के आदेशों को तभी सुनेंगे जब इरविन आसपास नहीं होगा। इसके अलावा वे ऑक्टागन में मौजूद लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। हालांकि सोनी के ब्लैक हॉर्न जहाज से एक घबराई हुई आवाज आने से पहले दृश्य केवल 2 से 3 सेकंड के लिए शांत रहा। ओह नहीं, लॉर्ड इरविन, मास्टर सोनी मर गए हैं। जब उन्होंने ये सुना तो सबने सोनी के ब्लैक हॉर्न जहाज की ओर सदमे में देखा। सोनी मर गया, ये कैसे संभव है? वह कुछ सेकंड पहले तक बात कर रहा था, तो वह अचानक कैसे मर गया? सबके सिर सवालों से भरे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। केवल मिया अपनी आंखों में एक अविश्वसनीय नज़र के साथ साहिल को देख रही थी। वह जानती थी कि साहिल ने ये किया है। भले ही वह नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहिल ने उसके लिए बदला लिया। मिया को सोनी से नफरत थी जब से उसने उसे पहली बार देखा था। यह मुख्य रूप से सोनी के उसे देखने के तरीके के कारण था। वह बहुत कामुक था और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार उसके कपड़े फाड़ना और उसे कलंकित करना चाहता था। हालांकि गैट्सबी परिवार ब्लू स्टार में नंबर 1 परिवार था और कॉनकॉर्ड परिवार को यहाँ जीवित रहने की आवश्यकता थी, इसलिए मिया को यह सहना पड़ा। अंततः सोनी और भी अधिक भ्रमित हो गया। उसने ब्लू स्टार में सभी के सामने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मिया उसकी है। जब मिया 4 परियों में से एक बन गई तो उसने सोनी पर कभी ध्यान नहीं दिया। मिया जानती थी कि सोनी हमेशा बदला लेना चाहता था और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। अब जब साहिल ने उसे मार डाला था तो इसे मिया का बदला लेने के रूप में माना जा सकता था। अध्याय 1085। फिर से कहो, सोनी को क्या हुआ? इरविन ने घबराहट में पूछा। लॉर्ड इरविन, मास्टर सोनी के बात खत्म करने के बाद उनके सभी छिद्रों से खून बहने लगा और वे मर गए। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वे कैसे मरे। मां मर गया, सच में? इरविन बुदबुदाया। लॉर्ड इरविन, मैंने अभी जांच की है। मास्टर सोनी वास्तव में मर चुके हैं। वे बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन उनके सभी अंग लुगदी में बदल गए हैं। एक ब्लैक हॉर्न जहाज का हैच खुला। इरविन बाहर निकला और सोनी के जहाज में घुस गया। जाहिर है वह सोनी को देखने जा रहा था। पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। कॉनकॉर्ड परिवार का हर कोई अपने चेहरे पर खुशी के भाव दिखा रहा था। वे सब साहिल को देखने के लिए मुड़े क्योंकि साहिल के ऐसा करने की सबसे अधिक संभावना थी। थोड़ी देर बाद इरविन बाहर निकला, हवा में खड़ा हुआ और साहिल की ओर देखा। अपने दिल के दुख को दबाते हुए उसने अपने हाथ एक साथ रखे और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं, साहिल, और आप कहां से आए हैं? उसने सोनी की मौत का जिक्र नहीं किया और यह नहीं पूछा कि क्या साहिल ने ऐसा किया है। इसके बजाय उसने सम्मानपूर्वक पूछा कि साहिल कौन था। साहिल ने इरविन की ओर देखा। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जैसा बाप वैसा बेटा? उन्हें एक दूसरे के समान होना चाहिए, है ना? सोनी स्पष्ट रूप से कचरे का एक टुकड़ा है जो आसानी से क्रोधित हो जाता है, लेकिन इरविन अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे नियंत्रित कर सकता है? उसे अपने बेटे की मौत की भी परवाह नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता है कि मैंने सोनी को मारा है, लेकिन वह अभी भी अपने बेटे को मारने वाले व्यक्ति से इतने सम्मान से कैसे बात कर सकता है? क्या वे सच में पिता और पुत्र हैं? तुम ये जानने के योग्य नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब देना है, साहिल ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे खेद है, यदि आप मुझे यह नहीं बताते कि आप कौन हैं, तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, इरविन ने कहा। साहिल कौन है, इसका पता लगाने से पहले इरविन उसे यह बताने की हिम्मत नहीं करेगा कि यह निर्देश देने वाला कौन था। उसे कम से कम साहिल और उस बड़े आदमी की ताकत की तुलना करनी थी इससे पहले कि वह ये तय करे कि इसे कैसे संभालना है। मैं तुम्हारे बताए बिना ही अंदाजा लगा सकता हूँ। केवल 2 लोग ऐसा कर सकते हैं, कैलिस्टो परिवार से फर्गस या लुडजैन परिवार से बक। अगर यह फर्गस है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले चारों ओर पूछ लें। वह पहले से ही एक अपाहिज बन चुका है और उसका परिवार उस पर कोई समय या प्रयास बर्बाद नहीं करेगा। क्या उसे मदद करने के लिए अपने पूरे परिवार के विनाश का जोखिम उठाना और फिर बदले में कुछ भी न पाना उचित है? जहां तक बक की बात है, आपको उसके बारे में भी पूछना होगा क्योंकि वह अभी खुद को भी नहीं बचा सकता है। जल्द ही उसे उसके परिवार द्वारा छोड़ दिया जाएगा, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह आसानी से गैट्सबी परिवार का सफाया कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। किसी के शरीर को नष्ट करने से बेहतर उसके मन को नष्ट करना था। साहिल ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए उत्सुक था। वह चाहता था कि वे निराशा का अनुभव करें।
इरविन का दिल कांप गया और उसने साहिल को सदमे में देखा। फर्गस एक वनस्पति है और बक को उसके परिवार द्वारा छोड़ दिया जाएगा। वे कौन हैं? गैट्सबी परिवार के लिए वे भगवान की तरह हैं। वे ऐसे कैसे खत्म हो सकते हैं? साथ ही साहिल जिस तरह से उसने ये कहा उससे उन दोनों से परेशान नहीं लगता। वह कौन है? उसे यह कैसे पता चला? इसके अलावा वह फर्गस और बक से जरा भी परेशान नहीं है। इस क्षण ये सुनने के बाद इरविन घबरा रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। बक ही वह व्यक्ति था जिसने उसके परिवार को कॉनकॉर्ड परिवार पर हमला करने का निर्देश दिया था। इरविन ने कुछ नहीं कहा लेकिन साहिल को गहराई से देखा। फिर वह जल्दी से ब्लैक हॉर्न जहाज में वापस आ गया। वह ये सत्यापित करने के लिए बक से संपर्क करना चाहता था कि क्या साहिल सच कह रहा था। जहाज पर वापस आने के बाद उसने बक से संपर्क करना शुरू किया। हालांकि उसने 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश की। कई कोशिशों के बाद भी बक ने उसे जवाब नहीं दिया। इरविन को कोई अंदाजा नहीं था कि बक जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था या किसी अन्य कारण से। अध्याय 1086। संक्षेप में, इरविन बक से संपर्क नहीं कर सका। मैं तो बर्बाद हो गया। इरविन जमीन पर गिर पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि बक ने शुरू से ही हर दिन उससे संपर्क किया और कॉनकॉर्ड परिवार के बारे में पूछा और उससे सभी को एक बार में न मारने के लिए भी कहा। बक ने इरविन से इसे धीरे धीरे लेने और कॉनकॉर्ड परिवार को निराशा का अनुभव कराने के लिए कहा था। हाल ही में बक ने उससे संपर्क नहीं किया और इरविन ने खुद बक से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। इसे देखने से लगता है कि अब कुछ गलत हो गया होगा। सच कहूं तो इरविन को पहले से ही बुरा लग रहा था जब साहिल ने तिरस्कार के साथ फर्गस और बक के नाम लिए थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जो उन दोनों को नीची नज़र से देखने की हिम्मत करते थे। साहिल की निश्चित रूप से एक मजबूत पहचान थी। अब जबकि वह मिया को वापस भेज रहा था, उन दोनों के वास्तव में अच्छे संबंध थे। इसके अलावा इरविन ने कॉनकॉर्ड परिवार के इतने सारे सदस्यों को मार डाला। क्या साहिल उसे और गैट्सबी परिवार को जाने दे सकता था? बिल्कुल नहीं। इरविन सिर्फ अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था, उसे खुद को बचाना था। इरविन तुरंत खड़ा हो गया। ब्लैक हॉर्न जहाज के बाहर मिया साहिल को अपने परिवार से मिलवा रही थी। साहिल, ये मेरे पिता ट्रूमैन, मेरे चाचा वाश, बास्टियन और कैस्पियन हैं। नमस्ते महोदय, साहिल ने विनम्रता से अभिवादन किया। नहीं 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 साहिल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमें हमारे नाम से बुलाना चाहिए। आपको हमारे सामने इतना विनम्र नहीं होना चाहिए, ट्रूमैन ने जल्दी से कहा। हर कोई बता सकता था कि साहिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने एक शक्तिशाली परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के सामने अपनी वरिष्ठता का लाभ उठाने की हिम्मत नहीं की। साहिल केवल अपने से अधिक सम्मानजनक किसी व्यक्ति के साथ ही इतना विनम्र होगा। वे उसके लिए योग्य नहीं थे। महोदय, आप ऐसा नहीं कह सकते। मिया मेरी दोस्त है, इसलिए मुझे आपको सम्मान दिखाना चाहिए। हाँ पिताजी, साहिल मेरा दोस्त है, इसलिए कृपया इतने विनम्र न हो, मिया ने एक तरफ से कहा। मिया ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करती अगर वह साहिल जैसी उच्च स्थिति वाला कोई और व्यक्ति होता। हालांकि साहिल के साथ घुलने मिलने के बाद वह जानती थी कि साहिल एक मिलनसार व्यक्ति है जो इतने नियमों का पालन नहीं करता है। खैर साहिल, हम अब मना नहीं करेंगे, ट्रूमैन ने कहा। वह अंदर से बहुत खुश थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी कैसी है। उसने पहले कभी किसी पुरुष को घर नहीं लाया था। ये पहली बार था जब वह एक पुरुष को वापस लाई थी, इसलिए उनका रिश्ता निश्चित रूप से साधारण नहीं था। साथ ही उनकी बेटी की आंखों की चमक झूठ नहीं बोलती थी। ट्रूमैन साहिल को और भी ज्यादा पसंद करने लगे। ये बच्चा काफी अच्छा लग रहा था। वह जवान और ऊर्जावान दिख रहा था। इसके अलावा वह शक्तिशाली था और उसकी स्थिति ऊंची थी, इसलिए वह उसकी बेटी के लिए एकदम सही था। ट्रूमैन इस बात पर अड़ना छोड़ दिया कि साहिल उन्हें कैसे संबोधित करता है। भविष्य में वे उसे सिर्फ ससुर ही बुला सकते हैं। महोदय, तो आपको मुझे साहिल नहीं बुलाना चाहिए, बस मुझे साहिल कहें। अब से मुझे आप सभी को कष्ट देना होगा। आप क्या कह रहे हैं साहिल? आप हमें बस बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और हम इसे ठीक से करेंगे। सही बात है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हमें बताएं। जब तक ये हमारी शक्ति के भीतर है, हम ना नहीं कहेंगे। धन्यवाद महोदय, मिया ने उन कुछ लोगों की ओर देखा जो अच्छे से घुल मिल रहे थे। उस क्षण उसने अपने दिल में खुशी बढ़ती हुई महसूस की। वह इसका इंतजार और लालसा कर रही थी। साहिल निश्चित रूप से मिया के लिए भगवान का सबसे अच्छा उपहार था। वह शक्तिशाली परिवारों के अन्य बच्चों की तरह दिखावा नहीं करता था। अध्याय 1087। जैसे ही साहिल कॉनकॉर्ड परिवार के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहा था, ब्लैक हॉर्न जहाज से इरविन की आवाज आई। साहिल, डांस फेरी, हम आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते। भले ही आपने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया है, लेकिन वे आपके प्रत्यक्ष वंशज नहीं बल्कि कुछ अधीनस्थ और प्रशासक हैं। दूसरी ओर हमने युवा पीढ़ी के मुखिया को खो दिया है। आइए इस पर गौर न करें और बीती बातों को भुला दें।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब से हम ब्लू स्टार पर वैसे ही साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। आपने जो संपत्ति मामूली कीमत पर बेची है उसका हम 10 गुना भुगतान करेंगे। आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हैं? स्पष्ट रूप से इरविन ऐसा कहने के बाद कॉनकॉर्ड परिवार के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहा था। नीचे कॉनकॉर्ड परिवार के सदस्य खुशी के आंसू रो रहे थे। उन्होंने नर्क और स्वर्ग का अनुभव किया था। अभी उनके जीवन को खतरा था और वे किसी भी सेकंड मारे जा सकते थे। पलक झपकते ही गैट्सबी परिवार ने माफी मांगी और उनके नुकसान का 10 गुना भुगतान करना चाहा। यह उस युवक के कारण बदल गया जिसे कॉनकॉर्ड परिवार की मियाँ वापस लाई थी। हालांकि हर कोई समझ गया था कि उस युवक की एक सम्मोहक पहचान थी और यही कारण था कि गैट्सबी परिवार और गैट्सबी परिवार के पीछे के बड़े आदमी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने शांति की अपील करना चुना। मौके पर मौजूद कॉनकॉर्ड परिवार के सदस्यों ने साहिल की ओर देखा। उन्होंने इस दिन का इंतजार किया था। मिस मिया अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी और आखिरकार एक मजबूत सहारा ढूंढ लिया। उनका परिवार अब ऊंचाइयों को छूने वाला था। ट्रूमैन, उनके भाई और मिया ने साहिल की ओर देखा। भाइयों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गैट्सबी परिवार स्वेच्छा से युद्धविराम मांगेगा और कॉनकॉर्ड परिवार के नुकसान का 10 गुना भुगतान करने के लिए सहमत होगा। हालांकि ये वास्तव में हुआ था। इसके बावजूद ट्रूमैन ने बहुत जल्दी सहमत होने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने साहिल को उनके लिए निर्णय लेने दिया। साहिल जो भी निर्णय लेगा वे कुछ नहीं कहेंगे। बेशक मिया ने इतनी आसानी से समझौता करने से इनकार कर दिया। अगर वह समय पर वापस नहीं आती या थोड़ा लेट हो जाती तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता। वह अब तक शांत नहीं हो पा रही थी। मिया नहीं जानती थी कि अगर उसका परिवार, उसके भाई बहन जिनके साथ वह बड़ी हुई थी और उसके माता पिता चले जाते तो वह कैसे सामना करती। वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकती थी। बीती बातों को भूल जाएं, साथ रहें। आपके पास कितनी अच्छी योजना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम थोड़े लेट हो जाते तो कॉनकॉर्ड परिवार का क्या होता? उनमें से कितने बचते? क्या आप इतनी आसानी से मेल मिलाप करना चाहेंगे यदि आप उनकी जगह होते? साहिल ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। साहिल, हमें दूसरों द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया गया था और हमारी कॉनकॉर्ड परिवार के खिलाफ कोई रंजिश नहीं है। आप लॉर्ड लुटजैन की पहचान और स्थिति जानते हैं। हम विरोध करने की क्षमता नहीं रखते थे, इसलिए हम केवल उनकी बात सुन सकते थे। अगर हमने उन्हें नाराज किया होता तो हम उनके क्रोध का सामना नहीं कर पाते, इरविन ने समझाया। अब जब चीजें इस बिंदु तक आ गई थीं, तो इरविन के पास अपने पीछे वाले व्यक्ति का नाम बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि उसका परिवार जीवित रह सके। भले ही उसने केवल लॉर्ड लुटजैन कहा और यह नहीं बताया कि कौन, मौके पर मौजूद हर कोई बता सकता था कि वह कौन था। यह उन लोगों में से एक था जिनका साहिल ने अभी अंदाजा लगाया था, बक लुटजैन। जब मिया ने ये नाम सुना तो उसकी छाती में आग भर गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बक होगा। उसने सोचा था कि यह फर्गस है। आखिरकार साहिल ने फर्गस को अपाहिज कर दिया था और उसका जीवन खत्म हो गया था। इसलिए वह अनिच्छुक रहा होगा और बदला लेना चाहता होगा। दिन के अंत में वह इसके पीछे का कारण थी। अगर यह फर्गस होता तो मिया फिर भी इसे स्वीकार करने में सक्षम होती। हालांकि ये बक निकला जिसके साथ उसकी कोई रंजिश नहीं थी। अध्याय 1088। न केवल उसने साहिल को एक वांछित अपराधी बनाया, बल्कि उसने गैट्सबी परिवार को गुप्त रूप से कॉनकॉर्ड पर हमला करने का निर्देश भी दिया। ये व्यक्ति पूरी तरह से पागल और हास्यास्पद था और वह बहुत चरम था। यदि राजकुमारी एस्ट्रिड उनके साथ नहीं होती तो साहिल साम्राज्य के पीछा करने से नहीं बच पाता। भले ही साहिल की पृष्ठभूमि चौंकाने वाली होती, लेकिन ये साम्राज्य के सामने काम नहीं करती। साथ ही कॉनकॉर्ड परिवार नष्ट हो जाता। इसे रहने दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम बक पर भरोसा करना चाहते हो और अपने परिवार की सामाजिक स्थिति बढ़ाना चाहते हो। अभी वह खुद को भी नहीं बचा सकता है और तुम उस पर सारा दोष मढ़कर दोषमुक्त होना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में इतने अच्छे अवसर हैं? चूंकि तुमने ये किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, साहिल ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। दृश्य शांत हो गया। इरविन विचार करता हुआ लग रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। यदि उसने अभी ठीक से जवाब नहीं दिया तो वह अपने परिवार को बिना किसी राहत की उम्मीद के खाई में धकेल सकता है। हालांकि वह साहिल की पहचान नहीं जानता था, इरविन जानता था कि उसका परिवार उसे नाराज करने की क्षमता नहीं रखता। वह बता सकता था कि साहिल साधारण नहीं था क्योंकि उसने सोनी को इतनी शांति से और बिना कोई निशान छोड़े मार डाला था। इसके अलावा उसने बक और फर्गस को उनके नाम से बुलाया और वह ये भी अंदाजा लगा सकता था कि उनमें से एक वह था जिसने गैट्सबी परिवार से संपर्क किया था। इसलिए साहिल उन दोनों से कहीं बेहतर होना चाहिए। साहिल, हम इसके लिए गलत थे। हमें छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब तक आप मुझे बताते हैं और जब तक यह मेरी शक्ति के भीतर है, हम आपको संतुष्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कृपया हमें छोड़ दें।
इरविन के पास अपने परिवार की खातिर खुद को नीचे गिराने और विनम्रता से विनती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए। तुम्हें उस परिवार से पूछना चाहिए जिसे तुमने लगभग नष्ट कर दिया था। यदि तुम उन्हें खुद को माफ करने के लिए मना सकते हो तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। साहिल के ऐसा कहने के कुछ ही समय बाद इरविन बोला, लॉर्ड ट्रूमैन, हम इसके लिए गलत थे। हमने आपके परिवार को ठेस पहुंचाए और आपको भारी नुकसान पहुंचाया। आप अपनी मांगें बता सकते हैं और हम उन्हें निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अब से मेरा परिवार ब्लू स्टार में आपके परिवार द्वारा किए जाने वाले हर काम का पूरा समर्थन करेगा। ये स्पष्ट रूप से कॉनकॉर्ड परिवार के मुखिया लॉर्ड ट्रूमैन को निर्देशित था। ट्रूमैन नहीं जानते थे कि क्या जवाब दिया जाए। इतने सारे लोग मारे गए, इसलिए यदि वह गैट्सबी परिवार को ऐसे ही जाने देते तो वे शांत नहीं होते। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि साहिल के मन में क्या है, इसलिए उन्होंने कुछ समय तक कुछ नहीं कहा। साहिल ने ट्रूमैन की दुविधा को नोटिस किया, इसलिए उसने कहा, मिस्टर ट्रूमैन, चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है तो आपको बस उन्हें बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और महसूस करते हैं कि आपने मरने वाले लोगों को निराश किया है, तो मैं आपके लिए गैट्सबी परिवार को नष्ट कर सकता हूं। साहिल के ऐसा कहने के बाद उसकी ऊर्जा आसमान छू गई और सीधे आसमान में दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाजों से जा टकराए। गैट्सबी परिवार ने केवल अदम्य ऊर्जा को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, उन्हें चक्कर आने लगे। सभी ब्लैक हॉर्न जहाज आसमान में लुढ़कने लगे। फिर बूम! मौके पर मौजूद हर किसी ने अनगिनत विस्फोट सुने। कुछ क्षणों बाद गैट्सबी परिवार के पास मौजूद दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाजों में से केवल इरविन का जहाज ही बचा था। बाकी सब राख में बदल गए थे। अध्याय 1089। क्या? कॉनकॉर्ड परिवार फटी आंखों से देखता रह गया कि क्या हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। अभी क्या हुआ? गैट्सबी परिवार के ब्लैक हॉर्न जहाज अचानक कैसे फट गए? यह उनकी कल्पनाओं से परे था। साहिल कौन है? उन्होंने उसे कुछ करते नहीं देखा। वह बाहर आने के बाद सिर्फ वहां खड़ा था। सोनी द्वारा उसे गाली देने के बाद वह सूक्ष्म और अकथनीय रूप से मर गया। अब साहिल ने गैट्सबी परिवार के ब्लैक हॉर्न जहाजों को भी नष्ट कर दिया। हालांकि वह इस पूरे समय हिला तक नहीं। उसने ऐसा कैसे किया? वास्तव में उनके जैसे छोटे लोग कभी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि उनके जैसा बड़ा आदमी क्या कर रहा है। साहिल इतना जवान भी दिखता है। मिस मिया किस तरह के राक्षस को वापस लाए हैं। हमारा परिवार अब ऊंचाइयों को छूने वाला है। ट्रूमैन और उनके भाई उत्साह से कांप रहे थे। अभी भले ही साहिल ने अपनी ऊर्जा को आसमान में ब्लैक हॉर्न जहाजों की ओर लक्षित किया था, वे इसे महसूस कर सकते थे क्योंकि वे पास में ही थे। भले ही उन्होंने इसका थोड़ा सा हिस्सा महसूस किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बर्फ की गुफा में हों। ये बहुत शक्तिशाली था। हम इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। कॉनकॉर्ड परिवार रोमांचित और उत्साहित था। हालांकि गैट्सबी परिवार निराशा में था। जैसे ही इरविन ने देखा कि क्या हुआ, वह दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। साहिल ने 10 से अधिक ब्लैक हॉर्न जहाजों को नष्ट कर दिया। यही वे कारण थे जिनकी वजह से गैट्सबी परिवार ब्लू स्टार में निर्बाध रूप से घूमने और नंबर 1 परिवार बनने में सक्षम था, लेकिन अब वे चले गए थे। जहाज पर मौजूद गैट्सबी परिवार के विशिष्ट सदस्य भी चले गए थे। पलक झपकते ही गैट्सबी परिवार की 1/3 शक्ति खत्म हो गई। यह उस परिवार के लिए एक विनाशकारी हमला था जो पूरे ब्लू स्टार पर हावी होना चाहता था। ये ब्लू स्टार पर गैट्सबी परिवार की स्थिति को भी खतरे में डाल सकता था। इसके अलावा इरविन ने अभी अपने ऊपर हावी होने वाली ऊर्जा का एक असमान विस्फोट भी महसूस किया। मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। जैसे ही उसका सामना इतनी शक्तिशाली उपस्थिति से हुआ, इरविन ने खुद को असहाय महसूस किया। गैट्सबी परिवार ने हमेशा ब्लू स्टार पर सब कुछ नियंत्रित किया था। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, जहां बहुत सारी शक्तिशाली ताकतें हैं। यही कारण था कि गैट्सबी परिवार शायद ही कभी ब्लू स्टार से बाहर निकलता था, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का डर था जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे। ब्लू स्टार रॉयल रीजन के किनारे पर था और संसाधनों की कमी थी। इसके अलावा यह एक निम्न श्रेणी के नागरिक वाला ग्रह था, इसलिए कोई भी बड़ी शक्ति इसमें रुचि नहीं रखेगी। साहिल यहाँ आने वाला पहला बड़ा आदमी था। जब वह आया तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन ब्लू स्टार के नंबर 1 परिवार गैट्सबी परिवार को किया और उन्हें तीव्र सहायता और हार दिखाए। साहिल चुपचाप वहां खड़ा रहा, जैसे उसने दर्जनों ब्लैक हॉर्न जहाजों को नष्ट न किया हो। जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव करने वाले साहिल के लिए ये कुछ भी नहीं था। यदि वह अपनी आंशिक इन्फिनिटी रैंक शक्ति को पूरा दिखाता तो वह पलक झपकते ही ब्लू स्टार को नष्ट कर देता। अब वह केवल कुछ ब्लैक हॉर्न जहाजों को नष्ट कर रहा था, जो उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने पहले टिफिन परिवार के मिल्की वे युद्धपोतों में से एक को भी नष्ट कर दिया था। मिस्टर ट्रूमैन, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यदि आप नहीं हैं तो मुझे गैट्सबी परिवार के पास ले चलें, इससे पहले कि वे अपने होश में आएं।
मैं उनका पूरी तरह से सफाया कर सकता हूँ, साहिल ने शांति से कहा। ट्रूमैन इतने हैरान थे कि वे पहले से ही अवाक थे। अध्याय 1090। इस क्षण एकमात्र बचे हुए ब्लैक हॉर्न जहाज का हैच खुला। इरविन शेष दर्जनों विशिष्ट सदस्यों के साथ बाहर निकला। वे हवा में नहीं रुके, इसके बजाय वे साहिल और अन्य लोगों के सामने नीचे उतर आए। फिर वे घुटनों के बल गिर पड़े। इरविन फूट फूट कर रोने लगा और बोला, साहिल, लॉर्ड ट्रूमैन, डांस फेरी, हम जुनून में अंधे हो गए थे और बक की बात पर विश्वास कर लिया था, इसलिए हमने आप पर हमला किया। अब हमने अपनी गलतियों को महसूस कर लिया है और हमने इसके लिए पर्याप्त कीमत चुकाई है। कृपया हमें छोड़ दें। गैट्सबी परिवार के लाखों सदस्य आपके सदा आभारी रहेंगे। अब से हम वह सब करेंगे जो आप कहेंगे और आपके संबद्ध परिवार बनेंगे। कृपया हमें माफ़ करें और हमें खुद को सुधारने का मौका दें। कृपया हमें माफ़ करें और हमें खुद को सुधारने का मौका दें। गैट्सबी परिवार के अन्य विशिष्ट सदस्यों ने भी यही कहा। अब अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करने का समय नहीं था। जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। यदि ट्रूमैन ने ना कहा तो साहिल कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों के परिवार को धूल में मिला देगा। किसी को भी संदेह नहीं था कि क्या साहिल ऐसा कर सकता है। उसने अभी जो किया उसे देखते हुए ऐसा कारनामा उसके लिए नगण्य होगा। वह एक भी मांसपेशी हिलाए बिना 10 से अधिक ब्लैक हॉर्न जहाज़ों को नष्ट कर सकता था, तो क्या होगा यदि उसने कार्रवाई की? कौन विरोध कर सकता था? लाखों जिंदगियों की खातिर इरविन केवल घुटने टेक कर दया की भीख मांग सकता था। वह केवल कॉनकॉर्ड परिवार से उन्हें छोड़ने की विनती कर सकता था। साहिल ने कुछ नहीं कहा। उसने ट्रूमैन को फैसला करने दिया। वह ट्रूमैन का सम्मान करेगा, चाहे वह उन्हें जाने देने का फैसला करे या उन्हें मारने का। आखिरकार ये कॉनकॉर्ड परिवार का मामला था और उनके परिवार का सदस्य ही मरा था। वह केवल मदद कर सकता था और उनके लिए फैसला नहीं कर सकता था। अगर गैट्सबी परिवार ने किसी पृथ्वीवासी को मारा होता तो साहिल उन्हें नष्ट करने के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करता। पृथ्वी साहिल की कमजोरी थी और वह किसी को भी उसे छूने की अनुमति नहीं देगा। यदि नहीं तो उन्हें उसके पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। भले ही मिल्की वे साम्राज्य के सम्राट ने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया हो, साहिल एक जहरीले सांप की तरह अंधेरे में छिप जाएगा। फिर पर्याप्त शक्ति मिलने पर वह सम्राट को मार डालेगा और मिल्की वे साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। ये उसके सिद्धांत थे। उसे कुछ चीज़ों की परवाह नहीं थी। हालांकि कुछ चीज़ें उसकी कमजोरी थीं और कोई उन्हें छू नहीं सकता था। सोमरलैंड में एक उद्धरण है जो साहिल पर सटीक बैठता है। जो कोई भी ड्रैगन की कमजोरी को छुएगा वह मर जाएगा। ट्रूमैन जानते थे कि अब उनके बोलने का समय है। जब उन्होंने ब्लू स्टार के लॉर्ड इरविन को देखा, जिनके पास पहले इतनी शक्ति थी, वे अब घुटनों के बल गिरकर रो रहे थे और माफी की भीख मांग रहे थे, तो ट्रूमैन को ऐसा लगा जैसे वे किसी सपने में हों। सच कहूं तो ट्रूमैन साहिल से गैट्सबी परिवार को नष्ट करने और लाखों लोगों को मारने के लिए नहीं कह सकते थे। हालांकि गैट्सबी परिवार द्वारा अभी अभी उनके परिवार के सदस्यों को बेरहमी से मारने की याद अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। ट्रूमैन गैट्सबी परिवार को यूं ही जाने देने के लिए तैयार नहीं होंगे। अंत में उन्होंने इरविन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया। वे गैट्सबी परिवार को अपना संबद्ध परिवार बनाएंगे। गैट्सबी परिवार कॉनकॉर्ड परिवार को वह सब कुछ देगा जो उनके पास है। अब से वे कॉनकॉर्ड परिवार से आदेश लेंगे। ट्रूमैन जानते थे कि यह एक भ्रष्ट प्रथा थी। फिर भी यदि साहिल का मिया के साथ कुछ संघर्षों के बाद ब्रेकअप हो जाता है और वह कॉनकॉर्ड परिवार का सहारा बनना बंद कर देता है, तो गैट्सबी परिवार निश्चित रूप से बदला लेगा। जब ऐसा होगा तो गैट्सबी परिवार कॉनकॉर्ड परिवार के प्रति दयालु नहीं होगा। हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ट्रूमैन लाखों गैट्सबी परिवार के सदस्यों को नहीं मार सकते थे और इस समस्या को हमेशा के लिए हल नहीं कर सकते थे। इसलिए यही एकमात्र रास्ता था। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी हमेशा के लिए साहिल के साथ रह सकेगी, कम से कम 100 से अधिक वर्षों तक। कॉनकॉर्ड परिवार के तेजी से विकास के 100 से अधिक वर्षों के बाद और गैट्सबी परिवार के कमजोर होने के 100 से अधिक वर्षों के बाद उनकी ताकतें उलझ सकती हैं। जब ऐसा होगा तो कॉनकॉर्ड परिवार अब गैट्सबी परिवार से नहीं डरेगा। अध्याय 1091। मिल्की वे। रॉयल रीजन के प्लैनेट रॉयल पर एक विशाल प्लेटफॉर्म के एक कोने में 1 लाख से अधिक लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। एक छोटा सा कोना 1 लाख से अधिक लोगों को समा सकता था, इसलिए कोई भी बता सकता था कि यह प्लेटफॉर्म कितना विशाल था। इस प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर सभी प्रकार के आलीशान फ्लाइंग वेसल्स और शिप्स करीने से पार्क किए गए थे। वहां कम से कम 10,000 थे, छोटे कस्टम मेड ब्लैक हॉर्न शिप्स से लेकर विशाल मिल्की वे बैटल शिप्स और सभी प्रकार के बड़े आकार के शिप्स तक। यहाँ हर तरह के जहाज जमा थे। यहाँ के सभी फ्लाइंग वेसल्स और शिप्स में एक समानता थी। उन सभी पर बालो शब्द खुदा हुआ था। ये मिल्की वे एम्पायर के शाही परिवार बालो परिवार के वाहन थे। रंबल। कुछ देर बाद बालो शब्द खुदा हुआ एक आलीशान शिप उतरा। हैच खुलने के बाद एस्ट्रेड ने एमरल्ड और एम्स मैड्रिगल को शिप से बाहर निकाला। फिर व्हाइट टाइगर हॉल के
प्रमुख एटलस और व्हाइट टाइगर हॉल के 100 से अधिक सदस्य बाहर निकले। वापसी पर आपका स्वागत है प्रिंसेस एस्ट्रेड, एक आवाज गूंजी। फिर 1 लाख से अधिक लोगों की आवाजें सुनाई दी, जिससे सुनामी जैसी तेज आवाज हुई। वापसी पर आपका स्वागत है प्रिंसेस एस्ट्रेड। एस्ट्रेड अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ी। जल्द ही वह एक वर्गाकार चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर चली गई। एस्ट्रेड यहाँ आपसे मिलने आई है फादर, एस्ट्रेड ने सम्मानपूर्वक कहा। आपने बहुत कष्ट सहा है एस्ट्रेड, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। अब प्लैनेट रॉयल पर आपकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। वह वर्गाकार चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मिल्की वे एम्पायर का एम्परर और एस्ट्रेड का फादर एम्परर निम्बस था, एक व्यक्ति जो मिल्की वे के शिखर पर था। इसके अलावा वह अब तक मिल्की वे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी शक्ति इन्फिनिटी रैंक को पार कर गई थी और लगभग एटर्नल रेल्म पर थी। यदि वह एक और कदम आगे बढ़ाता तो वह मिल्की वे में एटर्नल रेल्म में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन जाता। उसे महान उपलब्धियां और शाश्वत गौरव प्राप्त होता। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं था। इतने लंबे समय में मिल्की वे में किसी ने भी एटर्नल रेल्म हासिल नहीं किया था। यहाँ तक कि वे लोग भी दुर्लभ थे जो पार्शल एटर्नल रेल्म हासिल कर सके थे। निम्बस इतने वर्षों में मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। उसके पास इस कदम को आगे बढ़ाने और एटर्नल रेल्म तक पहुंचने की सबसे अधिक क्षमता भी थी। आखिरकार उसकी उम्र 1000 साल से कम थी। मिल्की वे में कौन सा इन्फिनिटी रैंकर 1000 साल से अधिक पुराना नहीं था। उनकी तुलना में निम्बस बहुत युवा था। एक बार जब वह एटर्नल रेल्म में प्रवेश कर लेता तो निम्बस अनंत काल के लिए नंबर 1 एम्परर होता, जिसे अनगिनत भविष्य की पीढ़ियों से प्रशंसा मिलती। फादर, मैं गलत थी। मुझे इतनी स्वेच्छा से चुपके से बाहर नहीं निकलना चाहिए था और आपको चिंतित नहीं करना चाहिए था, एस्ट्रेड सिस्क पड़ी। हाँ, भले ही हम आपके बारे में चिंतित थे क्योंकि आप संग्रिल सिनर्स की दोषरहित योजना से सुरक्षित वापस आ सकती हैं। इसका परोक्ष रूप से अर्थ ये भी है कि एम्पायर फल फूल रहा है। जो संग्रिल सिनर्स सामने आए हैं वे सिर्फ मस्खरे हैं, निम्बस ठहाका मारकर हंसा। संग्रिल सिनर्स इतने सदियों के बाद पहली बार दिखाई दिए और आक्रामक तरीके से हमला किया। उन्होंने न केवल मानवीय हितों की अनदेखी की और गैलेक्सी बीस्ट्स के 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के साथ काम किया, बल्कि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीस्ट्स के जीन्स को प्रत्यारोपित किया। किसी को पता होना चाहिए कि यह बहुत खतरनाक था। एक बार जब उनका शरीर जीन्स को अस्वीकार कर देता तो जिस व्यक्ति में इम्प्लांट होता उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। अध्याय 1092। भले ही वे नहीं मरते, अगर इम्प्लांटेशन के बाद दोनों जीन्स पूरी तरह से मेल नहीं खाते तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जिस व्यक्ति में इम्प्लांट होगा वह आधा बीस्ट आधा ह्यूमन राक्षस होगा। हालांकि उनकी ताकत भी आसमान छू लेगी। यहाँ तक कि संग्रिल का वर्तमान किंग मो भी एम्परर निम्बस को आगे बढ़ने से रोक सकता था। निम्बस ने इतने सदियों के बाद संग्रिल सिनर्स के अलगाव का परिणाम देखा। दोनों 300 राउंड तक लड़े और बराबरी पर रहे। अंत में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। जो संग्रिल सिनर्स फिर से प्रकट हुए हैं उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। वे वही लोग नहीं थे जिन्हें सैकड़ों साल पहले एम्पायर द्वारा खदेड़ा और मार दिया गया था। 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के साथ काम करने के बाद वे मिल्की वे एम्पायर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। चूंकि संग्रिल सिनर्स ने फिर से प्रकट होने की हिम्मत की, इसलिए सभी जानते थे कि एम्पायर अब शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। निम्बस द्वारा एस्ट्रेड को बचाने में विफल रहने के बाद वह व्याकुल था और उसने सोचा कि संग्रिल सिनर्स एस्ट्रेड को पकड़ लेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह दुविधा में होगा। वह मजबूर होने पर अपनी इकलौती बेटी की बलि देने के लिए भी तैयार था। भले ही निम्बस अनिच्छुक था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। संग्रिल सिनर्स 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के साथ काम कर रहे थे, इसलिए निम्बस उन्हें मिल्की वे पर कब्जा नहीं करने दे सकता था। यदि नहीं तो मिल्की वे के ह्यूमंस तबाही में डूब जाएंगे। निम्बस नहीं जानता था कि संग्रिल सिनर्स क्या सोच रहे थे। क्या वे नहीं जानते थे कि जो कोई भी एक ही कबीले में नहीं था उसके लक्ष्य एक समान नहीं होंगे। गैलेक्सी बीस्ट्स को ह्यूमंस को खाना पसंद है, जो सबसे प्रभावशाली जीवित प्राणी हैं, और वे 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के पसंदीदा भी थे। हालांकि निम्बस ने कभी अपनी बेटी के सुरक्षित लौटने की इतनी उम्मीद नहीं की थी। यह एक सुखद आश्चर्य था। फादर, मैं इस बार अपने रक्षक की वजह से सुरक्षित वापस आ सकी हूँ। उसने न केवल मुझे बचाया बल्कि मुझे सुरक्षित रूप से रॉयल रीजन में पहुंचाया। यदि वह नहीं होता तो मैं संग्रिल सिनर्स के हाथों में पड़ जाती। चिंता न करें एस्ट्रेड, मैं निश्चित रूप से उस हीरो को पुरस्कृत करूंगा जिसने मेरी बेटी को बचाया। वह अभी कहाँ है? वह आपके साथ वापस क्यों नहीं आया? फादर, साहिल को किसी चीज की देखभाल करनी है, इसलिए वह नहीं आ सका। उसने मुझसे वादा किया था कि काम पूरा होने के बाद वह मुझसे मिलने प्लैनेट रॉयल आएगा। ठीक है, समय आने पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फादर, वापसी के रास्ते में मेरा सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसके बारे में मैं वापस जाने के बाद आपसे बात करना चाहती हूँ, एस्ट्रेड ने कहा।
वह नहीं भूली थी कि बर्क ने उसके रक्षक साहिल को एम्पायर में एक वांटेड क्रिमिनल बना दिया था। हालांकि एस्ट्रेड को यह अंदाजा नहीं था कि मिलिट्री के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रेनोज को इस बारे में पहले ही पता चल गया था और उसने बर्क को अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तत्काल बुलाया था। रेमोस पूरे लुटजेन परिवार की सुरक्षा के बदले बर्क की बलि देने वाला था। ठीक है, हम वापस जाने पर बात करेंगे। अपनी मदा से मिलो, वह इन दिनों आपके लिए बहुत रोई है। एस्ट्रेड ने तब निम्बस के बगल में बैठी सुंदर महिला को देखा। मदर, एस्ट्रेड चिल्लाए। एस्ट्रेड, सुंदर महिला रो पड़ी। माँ और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और रोईं। कुछ देर बाद एस्ट्रेड ने निम्बस के पीछे खड़े दर्जनों नौजवानों को देखा और कहा, नमस्ते ब्रदर्स। अब जब आप वापस आ गई हैं एस्ट्रेड, तो हम आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं। हम बहुत चिंतित थे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे जब आप आसपास नहीं होती हैं तो मेरे जीवन ने अपना सारा रंग खो दिया है। ये बहुत शांत और सुस्त रहा है। अब जब आप वापस आ गई हैं तो ये बहुत अच्छा है। एस्ट्रेड, आप अगली बार इतनी मनमौजी नहीं हो सकती। भले ही आप बाहर जाना चाहती हो, आपको फादर को बताना होगा ताकि वह आपको सुरक्षित रख सकें। आपको अंदाजा नहीं है कि जब सेंट्रल सिनर्स आपका शिकार कर रहे थे तो हम कितने चिंतित थे। चिंता मत करो ब्रदर्स, मैं अब और मनमौजी नहीं रहूंगी। ठीक है, वापस जाने पर बात करते हैं। निम्बस ने अपना हाथ हिलाया और कहा। समूह निम्बस के पीछे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और रॉयल पैलेस लौट आया। 1 लाख से अधिक लोग उनके पीछे पीछे चले। प्लेटफॉर्म के नीचे कई आलीशान महल थे। ये रॉयल पैलेस था जहां शाही परिवार या बालो परिवार रहता था। अध्याय 1093। निम्बस और एस्ट्रेड रॉयल पैलेस के अंदर एक दूसरे के सामने बैठे थे। एस्ट्रेड, मुझे बताओ कि तुम्हारा सामना किससे हुआ। मुझे बताओ, साहिल ने तुम्हें कैसे बचाया? निम्बस ने पूछा। एस्ट्रेड ने निम्बस को विस्तार से बताना शुरू किया कि कैसे काले कपड़े पहने लोगों ने उसका पीछा किया और फिर उनमें से एक ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल किया और अप्रत्याशित रूप से उस आदमी को मार डाला। अंततः वह प्लैनेट बाउंडलेस की ओर भागी और प्लैनेट बाउंडलेस पर अनगिनत ह्यूमंस को बचाने के लिए उसने काले कपड़े पहने लोगों को दूर ले जाने का फैसला किया। अंततः उसे बचाने के लिए कहीं से साहिल प्रकट हुआ। ये कहने के बाद एस्ट्रेड ने आगे कहा, फादर, मैंने देखा कि सेंट्रल सिनर्स अपने काले लबादों के नीचे सभी आधे ह्यूमन आधे बीस्ट राक्षस थे। उन्होंने अपने अंदर 9 हेडेड सर्पेंट नामक एक गैलेक्सी बीस्ट का जीन प्रत्यारोपित किया होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे लड़ने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। हाँ, वे वास्तव में 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के साथ काम कर रहे हैं। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी देखभाल करूंगा। जिस तरह से सेंट्रल सिनर्स ने पैलेस गार्ड्स को हराया, उससे पता चलता है कि उनके बीच एक सेलेस्टियल रैंक का होना चाहिए। साहिल की उम्र क्या है? वह कहाँ से आता है? वह उन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा सका? मैंने उससे नहीं पूछा कि उसकी उम्र कितनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बहुत बुरा है। वह बहुत शक्तिशाली भी है। उसने बीस्ट में बदलने और उसकी ताकत बढ़ने के बाद सबसे मजबूत सेंट्रल सिनर को 3 राउंड से भी कम समय में मार डाला। जहां तक साहिल कहाँ का रहने वाला है, उसने कहा कि वह बाहर की खोजबीन से लौटा है। उसने हमें अपने कारनामों की कई कहानियां भी सुनाई। साथ ही उसने हमसे मिल्की वे के बारे में भी बहुत कुछ पूछा। कुछ देर सोचने के बाद निम्बस ने कहा, एस्ट्रेड, साहिल के प्लैनेट रॉयल आने के बाद तुम्हें मुझसे उसका परिचय कराना होगा। मुझे अपनी बेटी के रक्षक को धन्यवाद देना है। समझ गई फादर, एस्ट्रेड ने उत्तर दिया। निम्बस को साहिल की ताकत के बारे में उत्सुकता नहीं थी। इसके बजाय वह इस बात को लेकर और भी चिंतित था कि कहीं साहिल कोई सेंट्रल सिनर जासूस तो नहीं है। क्या उसने एस्ट्रेड का दिल जीतने के लिए जानबूझकर यह सब किया? फिर वह उसके करीब आ जाएगा ताकि वह उस पर इतना भरोसा करे कि वह उसे मिल्की वे एम्पायर के सभी रहस्य बता दे। यह असंभव नहीं था, बल्कि इसकी काफी संभावना थी। हालांकि निम्बस को साहिल से मिलने के बाद ही पक्का पता चलेगा। पिता और बेटी ने काफी देर तक बातचीत की और फिर रुक गए। अलग होने के बाद निम्बस रॉयल पैलेस की एक पुरानी इमारत में गया। कुछ बाधाओं के बाद वह सबसे भीतरी गुप्त कमरे में आया। जैसे ही निम्बस कमरे में दाखिल हुआ, वह जोर जोर से खांसने लगा। खांसी खांसी खांसी। इस समय वह किंग मो ऑफ सेंट्रल के साथ लड़ते हुए लगी चोटों को दबा नहीं सका। बेशक अगर निम्बस गंभीर रूप से घायल होता तो मो की हालत भी बेहतर नहीं होती। वह निम्बस से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल था। मो सिर्फ एक पीक इन्फिनिटी रैंक का था। अध्याय 1094। हालांकि एक बार जब वह बीस्ट में बदल जाता तो वह पार्शियल इटर्नल रेल्म तक पहुंच सकता था और निम्बस के समान स्तर पर हो सकता था। आखिरकार निम्बस वास्तव में पार्शियल इटर्नल रेल्म में था, जबकि मो केवल एक उछाल के बाद पार्शियल इटर्नल रेल्म में था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, निम्बस धीरे धीरे बढ़त हासिल कर लेगा। हालांकि मो ने 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के मजबूत बचाव पर भरोसा किया। भले ही मो घाटे में था, फिर भी निम्बस उसे थोड़े समय में हरा नहीं सका।
अंत में दोनों ने बहुत मजबूत तकनीकों का इस्तेमाल किया और चोटें आईं। निम्बस, ये दबा लो। सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी गुप्त कमरे से बाहर निकला और निम्बस को एक लाल गोली थमा दी। निम्बस ने इसे लेने के बाद एक ही बार में निगल लिया। उसकी खांसी तुरंत रुक गई। मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो विल्डेड, निम्बस ने बूढ़े आदमी से कहा। मेरा अनुमान है कि सेंट्रल सिनर्स इस बार बहुत आक्रामक थे जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई। बूढ़े आदमी ने आह भरी। वाकई वो मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन बीस्ट बनने के बाद वह मेरे ही स्तर पर आ गया, इसलिए मैं उसे कम नहीं आंक सकता। अगर वे सभी ऐसे ही हैं तो ये बहुत परेशानी भरा होगा, निम्बस ने कहा। मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। नाइन हेडेड सर्पेंट जीन को प्रत्यारोपित करने के बाद प्रतिकर्षण की प्रबल संभावना है, इसलिए भले ही उन्होंने 100 वर्षों तक इस पर शोध किया हो और सुधार पाया हो, लेकिन हर कोई सफल नहीं होगा। मुझे लगता है कि तब गायब हुए लोगों में से केवल आधे ही बचे हैं, या शायद उससे भी कम। भले ही वे सभी शक्तिशाली हो जाएं, वे एम्पायर के लिए ज़्यादा खतरा पैदा नहीं करेंगे। फिर तुम किस बात को लेकर चिंतित हो विल्फ्रेड, निम्बस ने पूछा। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन दूरी पार करके बीस्ट गैलेक्सी से यहां आ रहा है। क्या वे एम्पायर पर हमला करने के लिए सेंट्रल सिनर्स के साथ काम करेंगे? यदि वे ऐसा करते हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। निम्बस कांप गया। उसने कहा, यह संभव नहीं है न? बीस्ट गैलेक्सी एक लेवल 5 सिविलाइजेशन है। यूनिवर्स कन्वेंशन के अनुसार वे निम्न स्तर की सभ्यता पर हमला नहीं कर सकते। यदि नहीं तो उन्हें सभी गैलेक्सीज द्वारा दंडित किया जाएगा। मिल्की वे अब तक और कैसे जीवित रह सकता था? हमें बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता और उनके भोजन का स्रोत बनने के लिए पाला गया होता। इसीलिए वे मिल्की वे के सेंट्रल सिनर्स के साथ काम करते हैं और यहाँ तक कि ह्यूमंस में अपने जीन्स भी प्रत्यारोपित करते हैं। जब तक वे यहाँ चुपचाप आ सकते हैं और सेंट्रल सिनर्स को मिल्की वे पर कब्जा करने में मदद कर सकते हैं, वे सेंट्रल सिनर्स द्वारा हमें नियंत्रित करने के बाद मिल्की वे के ह्यूमंस के साथ जो चाहें कर सकते हैं। फिर वे धीरे धीरे मिल्की वे को अपने खेत में बदल देंगे। वे सेंट्रल नीच, क्या वे नहीं जानते कि अगर वे ऐसा करते हैं तो मिल्की वे के ह्यूमंस खतरनाक स्थिति में होंगे? एक बार जब नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन हमारे अंदर घुसपैठ कर लेगा तो मिल्की वे कभी भी वापसी नहीं कर पाएगा, निम्बस ने दांत पीसते हुए कहा। वे नफरत से अंधे हो गए हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सावधान रहें तो वे चीज़ों के विकास को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि क्या वे सोचते हैं कि उनके जैसे आवारा कुत्ते नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन को नियंत्रित कर सकते हैं, जो गैलेक्सी बीस्ट्स के बीच शीर्ष 10 में स्थान रखने वाली एक शक्तिशाली प्रजाति है? विल्फ्रेड ने अपना सिर हिलाया और कहा, विल्फ्रेड, फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं मुंह को भी नहीं हरा सकता, तो अगर नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन यहाँ आता है तो हमें क्या करना चाहिए? निम्बस, भले ही वे आना चाहें, वे चुपचाप और धीरे धीरे आएंगे। वे एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि यह बहुत स्पष्ट होगा। हमारे पास अभी भी समय है। अब आपको जो करने की ज़रूरत है वह है स्वास्थ्य लाभ करना और फिर इटर्नल रेल्म को भेदना। एक बार जब आप इटर्नल रेल्म में होंगे तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। विल्फ्रेड, वहां पहुंचना आसान नहीं है। मिल्की वे में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, निम्बस ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता है कि यह कठिन है, हालांकि यही एकमात्र रास्ता है। साथ ही आप अपनी सभी समस्याओं को एक ही बार में हल कर लेंगे। जब तक आप इटर्नल रेल्म में हैं, हम प्रतिद्वंद्वी द्वारा फेंकी गई किसी भी चीज़ को संभालने में सक्षम होंगे और हम जवाबी हमला भी कर सकते हैं। यदि नहीं तो हम केवल आशा कर सकते हैं कि नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन यहाँ आने की हिम्मत कभी न करे। मैं समझ गया विल्फ्रेड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अध्याय 1095, मिल्की वे के कोने में एक विदेशी शून्य में। यह मिल्की वे का सुदूर क्षेत्र था। यदि कोई आगे बढ़ता तो मिल्की वे छोड़ने के बाद वह काल्पनिक जोन ऑफ नथिंगनेस तक पहुंच जाता। वहां न जीवन था, न प्रकाश और न ही कुछ और। वहां बस अनगिनत स्पेस स्टॉर्म्स और स्पेस क्रैक्स थे। एक बार जब ह्यूमंस जोन ऑफ नथिंगनेस में पहुंच जाते तो उन्हें लगता जैसे उनकी 6 इंद्रियां उनसे छीन ली गई हों। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। खतरनाक जोन ऑफ नथिंगनेस को पार करने के बाद वे एक और गैलेक्सी, बीस्ट गैलेक्सी में पहुंच जाते। मिल्की वे के सुदूर क्षेत्र में कुछ साल पहले एक स्वदेशी जीवित ग्रह पर आक्रमण किया गया था। अनगिनत शक्तिशाली आधे ह्यूमन, आधे बीस्ट राक्षसों ने इस स्थान पर आक्रमण किया। ग्रह पर मौजूद स्वदेशी लोग उनका विरोध नहीं कर सके, इसलिए वे केवल हताशा में देख सकते थे क्योंकि उनकी मातृभूमि पर आक्रमण किया गया था। इस बीच इस ग्रह के स्वदेशी लोग उन राक्षसों के दास बन गए। इस समय लाइटस्टार नाम के इस ग्रह पर हिस सांप जैसी फुफकार सुनाई दी। भले ही ये तेज नहीं थी, लेकिन लाइटस्टार पर मौजूद सभी जीवित प्राणी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। लाइटस्टार के जीवित बचे स्वदेशी लोग जब इस आवाज को सुनते तो अनजाने में ही कांप जाते। जब उन्होंने इस फुफकार को सुना तो उन्हें लगा जैसे उन्हें देवताओं ने दंडित किया हो। उनका शरीर ऊपर से नीचे तक ठंडा पड़ गया। इस बीच
जब जानवरों ने इस आवाज को सुना तो वे पागल होने लगे, मानो यह आवाज उनके प्राकृतिक शत्रुओं की हो। लाइटस्टार में अनगिनत दहाड़ें गूंज उठीं। एक गुप्त कमरे के अंदर किंग मो ऑफ संग्रिल का इलाज एक अजीब दिखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया था। भले ही वह आदमी पतला था, लेकिन उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा और उसके शरीर के अनुपात में नहीं था। वह एक औसत ह्यूमन से बहुत अलग दिखता था, जैसे कि एक बड़े सिर वाली गुड़िया जिसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ हो। इतना ही नहीं, उसकी पुतलियां भी खड़ी चीरे के आकार की थीं। जब कोई उसे देखता तो डर के मारे कांप जाता। मो कुर्सी पर बैठा था। उसकी नसें और रक्तवाहिकाएं बाहर निकली हुई थीं और कोई उनके अंदर खून को तेजी से बहते हुए देख सकता था। उसकी त्वचा पर अनगिनत स्केल्स धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे वह भयानक लग रहा था। इस समय मो ने दांत पीस लिए जैसे वह तीव्र दर्द सह रहा हो। किंग मो, आप बुरी तरह घायल हैं, पतले आदमी ने कहा। उसकी आवाज ऐसी नहीं लग रही थी जैसे उसके मुंह से निकली हो। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह पीसने वाली आवाजों के माध्यम से बोल रहा हो, जो अशुभ और तीखी लग रही थी। मैं हूं। हालांकि निम्बस मुझसे बेहतर नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि वह सदियों तक उसे न देखने के बाद इस स्तर तक पहुंच सकता है। मैंने सोचा था कि मैं इस बार वापस आकर अविश्वसनीय आसानी से बालों परिवार को खत्म कर सकता हूं और फिर मिल्की वे पर कब्जा कर सकता हूं। किसे उम्मीद थी कि इस तरह का हादसा होगा? अगर मेरा शरीर आपके जीन्स से सहमत नहीं होता और पूरी तरह से बीस्ट मोड में नहीं जाता, जिससे मेरी कॉम्बैट और डिफेंस काफी बढ़ जाती, तो मैं मर सकता था, मो ने दर्द सहते हुए कहा। जब मो ने कुछ समय पहले निम्बस के साथ अपनी लड़ाई को याद किया तो उसे झटका लगा। निम्बस वास्तव में शक्तिशाली था। मो एक पीक इन्फिनिटी रैंक का था। पूरी तरह से बीस्ट मोड में जाने के बाद वह अभी भी शक्तिशाली होता, भले ही वह पार्शियल इटर्नल रेल्म में होता। वह पार्शियल इटर्नल रेल्म में अपने चौंकाने वाले डिफेंस के साथ लगभग सभी को हरा सकता था। हालांकि जब निम्बस से लड़ने की बात आई तो उसे नुकसान उठाना पड़ा। निम्बस की कॉम्बैट पावर पार्शियल इटर्नल रेल्म के शिखर पर होनी चाहिए और यह इटर्नल रेल्म के करीब थी। चूंकि निम्बस आपको घायल कर सकता है जब आप बीस्ट मोड में हो, तो आप उसे कम नहीं आंक सकते। मैंने सोचा था कि आप मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन किसने उम्मीद की थी कि निम्बस इस स्तर पर होगा? पतले आदमी ने विलाप किया। ह्यूमंस वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे प्रभावशाली प्राणी थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रह्मांड की सभी प्रजातियां ह्यूमंस के करीब आने और उन्हें उदाहरण के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रही थीं। इससे न केवल अधिक सुविधा होगी, बल्कि वे अधिक प्रभावशाली ह्यूमन अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे। अध्याय 1096। हालांकि ब्रह्मांड की अनगिनत प्रजातियों में बहुत कम लोग वास्तव में ह्यूमन बीइंग्स के रूप में अवतार ले सकते थे। उनमें से अधिकांश 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के समान थे। उन्होंने इस अजीब रूप में अवतार लिया था जो एक नज़र में ही पहचानने योग्य था। यदि वे सामान्य ह्यूमंस के रूप में अवतार लेना चाहते थे तो उन्हें अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। सबसे प्रभावशाली प्राणी के रूप में, हालांकि ह्यूमन बीइंग्स का शुरुआती बिंदु बहुत कम था और गैलेक्सी बीस्ट की किसी भी प्रजाति की तुलना में बहुत खराब था, उनकी अधिकतम सीमा हास्यास्पद रूप से उच्च थी। उनका भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा था। जहां तक गैलेक्सी बीस्ट्स की बात है, उनके लिए एक ऊपरी सीमा होगी यदि वहां एटविज्म नहीं होता। एक बार जब वे वयस्क हो जाते तो उनकी कॉम्बैट पावर में सुधार करना मुश्किल होता जब तक कि उनका सामना किसी चमत्कार से न हो जाए। गैलेक्सी बीस्ट्स अपनी कॉम्बैट पावर की ऊपरी सीमा को तभी बढ़ाना जारी रख सकते थे जब एटविज्म होता। हालांकि ऐसी चीज देखना दुर्लभ था। हर बार जब ऐसा होता तो वे तुरंत सभी जातियों के शाही परिवार के सदस्य बन जाते और हर कोई उनकी प्रशंसा करता। निम्बस वास्तव में मेरा कट्टर दुश्मन है। उसकी उम्र 1000 साल से भी कम है। वह पहले ही पार्शियल इटर्नल रेल्म के शिखर पर पहुंच चुका है और इटर्नल रेल्म से केवल एक कदम दूर है। एक बार जब वह वास्तव में इटर्नल रेल्म में प्रवेश कर लेता है तो हमारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, मो ने गंभीरता से कहा। किंग मो, आप निश्चिंत रह सकते हैं। हालांकि निम्बस अब पार्शियल इटर्नल रेल्म के शिखर पर है, लेकिन वास्तविक इटर्नल रेल्म में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि उसे अपने जीवन काल में मौका भी न मिले। हालांकि भले ही निम्बस इटर्नल रेल्म में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत पहले से ही हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। हमें अपनी योजना जारी रखने से पहले उससे छुटकारा पाने का एक तरीका खोजना होगा, पतले आदमी ने मुस्कान के साथ कहा। मो ने 9 हेडेड सर्पेंट की ओर देखा और यह नहीं पूछा कि उसे यकीन क्यों है कि निम्बस थोड़े समय में आगे नहीं बढ़ सकता। वह जानता था कि उस आदमी को निश्चित रूप से कुछ पता होगा, लेकिन वह उसे नहीं बता रहा था। इसलिए मो के पूछने पर भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने इसके खिलाफ फैसला किया। मो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में तीव्र दर्द सहना जारी रखा। निम्बस ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यदि उसने स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना समय लिया तो वह केवल कुछ वर्षों में ठीक हो पाएगा। हालांकि मो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खुद को ठीक करने के लिए 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के मजबूत उपचार जीन्स का उपयोग करना चुना।
उसका शरीर वैसे भी 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के जीन्स के साथ 99.99% अनुकूल था और यह 100% के बहुत करीब था। किसी को पता होना चाहिए कि दोनों प्रजातियों के बीच ऐसी स्थिति की संभावना 1 अरब में 1 थी और हर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता था। इस उपचार की प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक होगी। आखिरकार हर कोई दोनों प्रजातियों के जीन्स के सम्मिलन को नहीं संभाल सकता था। साथ ही मो को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों की लगातार निगरानी करनी थी। एक बार दुर्घटना होने पर उसे जवाबी कदम उठाने पड़ते। दर्द में होने पर भी वह बेहोश नहीं हो सकता था। यदि नहीं तो उसका पिछला सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता और यह अज्ञात होता कि क्या वह कभी फिर से जाग पाएगा। अध्याय 1097। कुछ दिनों बाद मो ने एक और भयानक दहाड़ छोड़ी। उसकी चोट लगभग ठीक हो गई थी। जैसा कि गैलेक्सी बीस्ट से उम्मीद थी, उनका डिफेंस प्रभावशाली था और उनकी उपचार क्षमता भयानक रूप से शक्तिशाली थी। कैसा महसूस कर रहे हो? 9 हेडेड सर्पेंट के रूप में पतले आदमी ने पूछा। बहुत अच्छा, आप 9 हेडेड सर्पेंट वास्तव में बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। यह उपचार क्षमता वास्तव में भयानक है। मुझे लगता है कि मैं अब लगभग ठीक हो गया हूँ। अगर निम्बस अब मेरे सामने है और उसकी गंभीर चोट ठीक नहीं हुई है तो मैं उससे हार नहीं सकता। मो खड़ा हुआ और यह कहते हुए अपना शरीर हिलाया। बिल्कुल, 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन गैलेक्सी बीस्ट्स के बीच 9वीं सबसे शक्तिशाली प्रजाति है और हमारी उपचार क्षमता आपके ह्यूमंस के बराबर नहीं है, पतले आदमी ने मुस्कान के साथ कहा। वाकई, लेकिन हालांकि हम ह्यूमंस सभी पहलुओं में गैलेक्सी बीस्ट्स जितने अच्छे नहीं हैं और हमारे पास एक बड़ा अंतर भी है। हम ह्यूमंस अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपके गैलेक्सी बीस्ट्स के लिए भी अतुलनीय है, मो ने उत्तर दिया। बिल्कुल, यही हमारे सहयोग का आधार है। हम सभी की अपनी ताकत है। आप 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन का शक्तिशाली शरीर चाहते हैं और हम आप ह्यूमन बीइंग्स की अनंत क्षमता चाहते हैं। मो इस विषय को जारी नहीं रखना चाहता था। उसने 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के साथ काम करके मानवता की इच्छा के विरुद्ध काम किया था। एक बार जब इस बात का पता चल गया तो वह मानवता का गद्दार होगा और गैलेक्सी के सभी ह्यूमंस द्वारा उसे ठुकरा दिया जाएगा। हालांकि वह मिल्की वे एम्पायर को उखाड़ फेंकने और संग्रिल को पुनर्जीवित करने के मिशन पर था। संग्रिल शाही परिवार के पूर्व सदस्य के रूप में मो के पास कोई विकल्प नहीं था। बदले की कोई उम्मीद न देखकर उसने जीवित बचे सभी संग्रिलियंस को साथ लेने का फैसला किया और एक साथी खोजने के लिए बीस्ट गैलेक्सी जाने के लिए शून्य में कदम रखा। वास्तव में जिन लोगों के साथ मो सहयोग करना चाहता था वे 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन नहीं थे, क्योंकि वे मिल्की वे गैलेक्सी के मानवीय इतिहास में कुख्यात संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध थे। परिणामस्वरूप जैसे ही उसने बीस्ट गैलेक्सी में कदम रखा, वह अप्रत्याशित रूप से 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के क्षेत्र में पहुंच गया और 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन से मिला। अंत में उन्होंने बेहतर विकल्प की कमी के कारण सहयोग करना चुना। सेवेरस, मैं अब लगभग ठीक हूं, लेकिन निम्बस हमारी योजना में हमेशा एक बाधा रहा है। हमें उससे छुटकारा पाने का रास्ता खोजना होगा। मूल रूप से मैंने 2 तैयारियां की थीं। सबसे पहले मैंने उसकी इकलौती बेटी का अपहरण करने के लिए किसी को भेजा और फिर उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए उसे रोकने गया। अगर मैं उसे मार सकता तो मार देता। अगर मैं नहीं मार पाता तो मैं उसे लुभाने के लिए उसकी बेटी का इस्तेमाल करता और फिर हम उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाते। हालांकि न केवल मैं उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया हूं, बल्कि उसकी बेटी का अपहरण करने की योजना भी विफल होती दिख रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? मो ने विषय बदलते हुए पूछा। ये वास्तव में पेचीदा है। अगर निम्बस इतना मजबूत है, चून की योजना के साथ कोई दुर्घटना हुई है, आइए इस पर फिर से चर्चा करें और देखें कि क्या इसे बचाने का कोई तरीका है। अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो मुझे वापस जाना होगा और कबीले को सच्चाई बतानी होगी, सेवेरस नाम के 9 हेडेड सर्पेंट ने उत्तर दिया। मैंने तुमसे पहले कहा था कि 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन को सीधे निम्बस को कुचलने और पूरे बालो परिवार का सफाया करने के लिए पर्याप्त शक्ति भेजनी चाहिए ताकि मैं सीधे मिल्की वे एम्पायर पर कब्जा कर सकूं। क्या यह अधिक सुविधाजनक नहीं होगा? इस तरह आगे पीछे क्यों दौड़ना? क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? मो ने थोड़ा असंतुष्ट महसूस करते हुए कहा। किंग मो, चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी आप सोचते हैं। 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन ने आपकी मदद करने के लिए गैलेक्सी को पार किया है, इसलिए हमने यूनिवर्स कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। एक बार पता चलने पर हमारे पूरे कबीले को दंडित किया जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है। क्या अब आप डरे हुए नहीं हैं कि आप वापस जाकर और अधिक जनशक्ति मांग रहे हैं? परिणाम वैसे भी वही होगा। ये समय की बर्बादी है, मो ने उपहास किया। हम कबीले के साथ चर्चा के बाद सटीक योजना लेकर आएंगे। लेकिन किंग मो, आप निश्चिंत रह सकते हैं। चूंकि हमने आपके साथ सहयोग करना चुना है, इसलिए हम बीच में नहीं छोड़ेंगे और पूरे गैलेक्सी को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उस समय अपने वादों को निभाएंगे, सेवेरस ने कहा। जब तक आप मुझे सफलतापूर्वक ठीक होने में मदद करेंगे, मैं स्वाभाविक रूप से वही करूंगा जो मैंने कहा है।
ये सबसे अच्छा होगा। जबकि संग्रिल सिनर्स और नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि निम्बस से कैसे निपटा जाए। रॉयल रीजन के ब्लू स्टार पर साहिल आने वाले बाउंटी हंटर्स के साथ खंडहरों में मिली विभिन्न अज्ञात वस्तुओं के आदान प्रदान में व्यस्त था। मूल रूप से साहिल इन चीज़ों को सीधे उच्च कीमत पर खरीदना चाहता था। ये वस्तुएं अज्ञात वस्तुएं थीं जिनकी कोई ज्ञात कीमत नहीं थी, इसलिए वह कीमत तय करेगा। हालांकि साहिल को इस प्रक्रिया में एक समस्या मिली। सिस्टम ने निर्धारित किया कि वह मनमाने ढंग से कीमत तय नहीं कर सकता। हालांकि साहिल और ये बाउंटी हंटर्स कीमत नहीं जानते थे, लेकिन सिस्टम जानता था। यदि साहिल अज्ञात मूल्य की कोई वस्तु खरीदना चाहता था तो सिस्टम एक उपयुक्त कीमत देगा और वह केवल इसी कीमत को मान्यता देगा। उदाहरण के लिए, सिस्टम ने किसी वस्तु के लिए 100 मिलियन का नाम दिया। भले ही साहिल ने इसे 1 बिलियन में खरीदने की पेशकश की हो, सिस्टम केवल 100 मिलियन ही स्वीकृत करेगा। इसलिए साहिल को केवल एक लैविश पॉइंट मिलेगा। अन्य 900 मिलियन से साहिल को कोई लैविश पॉइंट्स नहीं मिलेगा, इसलिए वह व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहा था। अध्याय 1098। इसके कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि साहिल बाउंटी हंटर्स से अनगिनत सामान खरीदने के लिए 2 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसने केवल कुछ बिलियन खर्च किए और दर्जनों लैविश पॉइंट्स प्राप्त किए। वह खुश था क्योंकि उसने सोचा था कि वह जल्दी से इन्फिनिटी रैंक तक पहुंच सकता है। हालांकि वास्तविकता ने साहिल के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया और उसे असहाय महसूस कराया। फिर भी वह इसे समझ सकता था। यदि सिस्टम ने उसे सीमित नहीं किया होता तो साहिल किसी भी अज्ञात वस्तु को खरबों या यहाँ तक कि दसियों खरबों में खरीद लेता। तब तक उसके लिए लैविश पॉइंट्स प्राप्त करना बहुत आसान होता और जल्द ही वह ब्रह्मांड में अजेय हो जाता। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद साहिल उदास होकर बिस्तर पर लेट गया। उसने 2 दिनों में हजारों से अधिक अज्ञात वस्तुएं खरीदी और उसे केवल दर्जनों लैविश पॉइंट्स मिले। ये बहुत कम था। यदि कुछ दुर्लभ वस्तुएं नहीं होती तो उसके लिए दर्जनों लैविश पॉइंट्स प्राप्त करना कठिन होता। सिस्टम ने 80% से अधिक वस्तुओं की कीमत केवल दसियों या सैकड़ों गैलेक्सी डॉलर्स रखी थी। यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी थीं जो केवल कुछ गैलेक्सी डॉलर्स की थीं। साहिल इन चीज़ों को सिस्टम के मुंह पर मारना चाहता था। ये बहुत ही असहनीय था। क्या सिस्टम उसे इस तरह मूर्ख बना सकता है? ठीक है, मैं बस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स खरीदूंगा। मैं वैसे भी इन वस्तुओं पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। मैं लैविश पॉइंट्स नहीं बना सकता। मैं केवल मिया से चेंबर्स ऑफ कॉमर्स खरीदने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह सकता हूँ। यदि नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं कब अपग्रेड कर पाऊंगा। साहिल ने बेबसी से सोचा। अगले दिन साहिल ने बाउंटी हंटर्स से कहा कि वे वापस चले जाएं और सामान लाना बंद कर दें। उसे अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। अंत में उनमें से अधिकांश चले गए, केवल उनमें से कुछ ही बचे जो जाने के लिए अनिच्छुक थे। वे अपना सामान साहिल को सौंपना चाहते थे, इसलिए साहिल केवल उन्हें ही ले सका। सौभाग्य से आज कम लोग थे, इसलिए वह दिन खत्म होने से पहले हर चीज़ का ख्याल रखने में सक्षम होना चाहिए। आधा दिन बीत गया और उसे अभी भी कुछ उपयोगी नहीं मिला। अगला, साहिल ने बेबसी से पुकारा। इस बार जो व्यक्ति अंदर आया वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। इसे यहाँ दो, साहिल ने कहा। जी मास्टर साहिल। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये कहने के बाद साहिल को एक अजीब दिखने वाली चट्टान थमा दी। साहिल ने इसे लिया और देखा कि यह काफ़ी भारी थी। हालांकि उसने एक तरफ फेंकने से पहले ठीक से नहीं देखा। फिर उसने सिस्टम की ओर नज़र डाली ताकि वह उस आदमी को कीमत बता सके ताकि वह पैसे लेकर जा सके। हालांकि जब उसने सिस्टम को देखा, क्या साहिल को लगा कि वह कुछ देख रहा है। उसने अपनी आंखें मली और करीब से देखा। अचानक उसके मुंह से उत्तेजना भरी चीख निकल गई। अध्याय 1099। साहिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब उसने सिस्टम पैनल द्वारा दी गई कीमतों को देखा। कितने शून्य हैं? उसने ध्यान से गिना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 8 खरब। साहिल सिस्टम द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखकर दंग रह गया। कुल 8 खरब गैलेक्सी डॉलर्स। एक बार सौदा हो जाने के बाद उसे 80,000 लैविश पॉइंट्स मिलेंगे। न केवल वह पार्शियल इन्फिनिटी रैंक को भेज सकता था, बल्कि वह एक कदम और आगे बढ़कर अपने शरीर और मन की शक्ति को इन्फिनिटी लेवल 10 तक बढ़ा सकता था। इन्फिनिटी लेवल डबल लिमिट के साथ साहिल की कॉम्बैट पावर पीक इन्फिनिटी रैंक को पार कर जाएगी और दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगी। जहां तक वह स्तर क्या था, साहिल को अभी भी पता नहीं था। ये निश्चित रूप से मिल्की वे में सर्वोच्च शक्ति थी। आखिरकार मिल्की वे के दिग्गज केवल इन्फिनिटी रैंक पर थे। उस समय अर्थ को निशाना बनाने की हिम्मत कौन करेगा? वह टफन या कलिस्टो जैसे परिवारों को अपनी इच्छानुसार नष्ट कर सकता था। साहिल सिस्टम की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप गया। इस बीच ऑरेन अंडरवुड, जो उसके सामने बैठा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, थोड़ा भ्रमित था जब उसने देखा कि साहिल कितना उत्साहित था। वह साहिल का सिस्टम नहीं देख सकता था, इसलिए वह केवल साहिल को अस्पष्ट उत्तेजना के साथ घूरते हुए देख सकता था।
उस पल साहिल ऐसा लग रहा था जैसे वह ऑरेन को खाना चाहता हो। ऑरेन को झटका लगा, क्या मास्टर साहिल मुझ में दिलचस्पी रखते हैं? असंभव, असंभव। ऑरेन ने अपने दिल में सिर हिलाया। मास्टर साहिल के साथ डांस फेरी है, जो 4 परियों में से एक है। प्रिंसेस एस्ट्रेड भी उन्हें पसंद करती है, तो वह उस तरह के व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? हालांकि उनकी आंखों में वह नज़र कैसी है? यदि मास्टर साहिल पुरुषों को पसंद नहीं करते हैं, तो वह मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे वह मुझे खाना चाहते हों? अगर मैं सही हूं, तो क्या डांस फेरी और प्रिंसेस एस्ट्रेड बहुत दयनीय नहीं होंगी? मिल्की वे की 4 परियों में से 2 एक ऐसे आदमी के प्यार में पड़ गईं जिसे औरतें पसंद नहीं हैं। कितनी विडंबना है! किसे पता है कि मिल्की वे में कितने पुरुष 4 परियों के लिए पागल हो रहे हैं, और उनमें से 2 इस तरह के आदमी के प्यार में पड़ गईं। अगर बात बाहर निकल गई, तो यह मिल्की वे की सबसे बड़ी खबर होगी। यह इतने सारे लोगों को दंग करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यदि ऐसा है, तो मास्टर साहिल मुझे क्यों पसंद करेंगे? क्या यह मेरी सेक्सी स्टबल की वजह से है? ऑरेन ने जब इस बारे में सोचा, तो उसने उस ठूंठ को छुआ जो कुछ दिन पहले शेव करने के बाद वापस उगाया था। भले ही यह चुभने वाला महसूस हो रहा था, लेकिन यह वास्तव में काफ़ी सेक्सी था। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसे लेडी किलर कहा जाता था। कितनी ही युवतियां उस पर फिदा थीं। हालांकि उसने उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने सोचा कि ये औरतें बहुत उथली हैं। दुर्भाग्य से उसे भाग्य के उलटफेर का सामना करना पड़ा और उसे बाउंटी हंटर बनकर जीविकोपार्जन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन महिलाओं से वह प्यार करता था, वे सब उसे छोड़कर चली गईं। जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने नहीं सोचा था कि अब जब वह बड़ा हो गया है तो वह मैन किलर बन जाएगा। मैं क्या सोच रहा था? भले ही वह मास्टर साहिल हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा और मैं समझौता नहीं करूंगा। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन आप मुझे अपमानित नहीं कर सकते। मैं, ऑरेन अंडरवुड, एक सामान्य आदमी हूं। साहिल अभी भी उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि वह स्क्रीन पर मौजूद नंबर को घूर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि ऑरेन क्या सोच रहा था। यदि नहीं, तो उसने ऑरेन के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया होता। नंबर के अलावा साहिल ने सिस्टम के नीचे कुछ शब्द भी देखे। यह उस अनमोल वस्तु का परिचय था। यह एक 9 टर्निंग स्टार आयन है और इसे बनाना आसान नहीं है। निश्चित आकार के तारों के टकराने के बाद, अत्यधिक उच्च तापमान टेम्परिंग के बाद एक नया ग्रह बनेगा। फिर यह अगले टकराव और नए ग्रहों को बनाना जारी रखने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान टेम्परिंग की प्रतीक्षा करेगा। इसी प्रक्रिया को 9 बार दोहराने के बाद लोहे का निर्माण होगा। एक भी कदम चूक जाने पर यह सफल नहीं होगा। इसे कई आपदाओं के बाद की एक कीमती वस्तु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये ब्रह्मांड के कीमती खजानों में से एक है। 9 टर्निंग स्टार आयन बहुत उपयोगी है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसे किसी भी धातु में पिघलाया जा सकता है। यदि इसे किसी भी अटैक टाइप वेपन्स, डिफेंस वेपन्स या फ्लाइंग वेसल्स में जोड़ा जाता है, तो वस्तु कुछ स्तरों तक अपग्रेड हो जाएगी। वे सभी 10 गुना से अधिक अपग्रेड हो जाएंगे। साथ ही 9 टर्निंग स्टार आयन ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के लिए मुख्य घटक भी है। यदि इसका उपयोग ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है, जिसे ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक जैसे शीर्ष कॉम्बैट स्किल के साथ जोड़ा जाता है, तो यह न केवल हर बाधा को पार करेगा, बल्कि ये दुनिया की किसी भी चीज़ को काटने में भी सक्षम होगा। ये सभी बुराइयों को भी रोक सकता है और सभी बुराइयों का काल बन सकता है। ये 9 टर्निंग स्टार आयन एक मानक ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के लिए एकदम सही आकार है। यदि होस्ट इसे बनाने के लिए तैयार है, तो सिस्टम सहायता कर सकता है। यदि नहीं, तो एक लेवल 3 सिविलाइजेशन इसे सफलतापूर्वक गला और बना नहीं सकती है। परिचय का यही अंत था। अध्याय 1100। साहिल की आंखों की चमक और तेज हो गई। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने एक समझदारी भरी मुस्कान दिखाई। अगर कमरे में कोई और नहीं होता, तो उसने अपना सिर पीछे झुका लिया होता और जोर से हंसा होता। ये चीज़ पौराणिक 9 टर्निंग स्टार आयन थी। जब साहिल मीटियोर चेंबर के साथ व्यवहार कर रहा था, तो उन्होंने 9 टर्निंग स्टार आयन मांगा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर वह उन्हें 9 टर्निंग स्टार आयन दे सके तो वे साहिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे कोई भी बता सकता था कि 9 टर्निंग स्टार आयन बेहद दुर्लभ था। साहिल ने नहीं सोचा था कि उसे बेतरतीब ढंग से 9 टर्निंग स्टार आयन मिल जाएगा। वह बहुत हैरान था। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, अगर वह इस 9 टर्निंग स्टार आयन को ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड में बदल दे, तो वह दुनिया की हर चीज़ को काट सकता था और उसके द्वारा अभी सीखी गई ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मिलकर बुराई को दूर भगा सकता था। वाह, हर चीज़ को काट देना, जिसका मतलब है कि तलवार मिलने के बाद ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं काट नहीं सकता। कितना धाकड़ है। अगर दूसरों ने ये कहा होता, तो साहिल सोचता कि वे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि साहिल सिस्टम द्वारा कही गई किसी भी बात पर बिना शर्त विश्वास करेगा। आखिरकार इसने साहिल को बहुत सारे सरप्राइज दिए। ऑरेन ने साहिल की मुस्कान देखी और वह कांप गया। ऑरेन खुद को थप्पड़ मारना चाहता था,
मास्टर साहिल ने कहा कि वह इसे अब और नहीं चाहते, लेकिन मैंने इसे उन्हें भेजने पर जोर दिया। बहुत बढ़िया, मैं सीधे उनके जाल में फंस गया हूँ। अगर ऑरेन ने अन्य बाउंटी हंटर्स से नहीं सुना होता कि साहिल मुआवजे के रूप में वस्तु के मूल्य के अनुसार भुगतान करेगा और उसका पैसा तंग नहीं था, तो उसने साहिल को यह मूर्खतापूर्ण चट्टान पेश नहीं की होती। 1 साल से अधिक समय पहले उसके बाउंटी हंटर समूह को एक अज्ञात ग्रह पर मौत के करीब का अनुभव हुआ था। 100 से अधिक लोगों की टीम में से 10 से भी कम लोग जीवित बचे थे। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसका उन पर भारी प्रभाव पड़ा और उन्होंने अब साहसिक कार्यों पर जाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्होंने इतने सारे लोगों को खो दिया और अंत में वे केवल यही मूर्खतापूर्ण कठोर चट्टान वापस लाए। उन्होंने सोचा कि यह कोई कीमती अयस्क हो सकता है और वे इसे बेच सकते हैं ताकि वे अपने मृत साथियों के परिवार के सदस्यों को पैसा भेज सकें। कम से कम उन्होंने सोचा कि यह उन लोगों का बोझ कम कर सकता है जिनके बच्चे हैं और उनके मृत साथियों के बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। अंत में किसी को पता नहीं चला कि यह क्या था, यहाँ तक कि वे इसे कई मूल्यांकनों के लिए ले गए। केवल एक व्यक्ति इसे शोध के लिए खरीदने को तैयार था। हालांकि ऑरेन ने बेचने से मना कर दिया क्योंकि कीमत बहुत कम थी। आखिरकार उसे यह अपने लगभग 100 साथियों की जान के बदले में मिला था। खरीदार ने जो कीमत बताई थी वह विधवाओं के बीच साझा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। उन्हें बिना किसी चिंता के रहने देने की तो बात ही छोड़िए, ये परिवारों के लिए कुछ उचित कपड़े खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अंत में ऑरेन ने चट्टान को अपने पास रख लिया। अगर वह इसे अपने पास रखता तो उसे अभी भी उम्मीद होती। एक बार जब उसने इसे कम कीमत पर बेच दिया तो उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी। इसके अलावा ऑरेन ने सोचा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी क्योंकि उसने इसे इतनी खतरनाक जगह से लिया था। ये निश्चित रूप से इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति पर्याप्त जानकार नहीं था। हालांकि उनके एक साथी का बच्चा हाल ही में गंभीर रूप से बीमार हो गया था। भले ही ये लाइलाज ना हो, लेकिन बच्चे को इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। साथ ही वे पिछले 1 साल में किसी भी मिशन या साहसिक कार्य पर नहीं गए थे। उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे? इसलिए जब उन्होंने सुना कि साहिल वस्तु के मूल्य के अनुसार मुआवजे के रूप में भुगतान करेगा तो ऑरेन चट्टान लेकर आया। उसे उम्मीद थी कि साहिल इतना जानकार होगा कि उसे एक स्वीकार्य कीमत दे सके ताकि वह अपने मृत साथियों की विधवाओं का समझौता कर सके और अपने इस दुखते रग को शांत कर सके। यदि नहीं तो वह अपने पूरे जीवन चैन से नहीं रह पाएगा। आखिरकार साहिल का प्रिंसेस एस्ट्रेड के साथ संबंध था और वह भविष्य में राजकुमारी का पति बन सकता था। हालांकि ऑरेन ने नहीं सोचा था कि साहिल इस तरह का व्यक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।